हाँ जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। और आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है? कल का संडे कैसा रहा? एंजॉय किया कि नहीं किया? हाँ जी। कितनों का कल का दिन अच्छा रहा? अच्छा, कईयों का अच्छा रहा, बाकी सबका? भाई, ज़िंदगी बीतती जा रही है। बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, पढ़ाई भी पढ़ाई भी अच्छे से करें और ज़िंदगी को जीना भी शुरू जो है कर दें। नहीं तो कब ज़िंदगी बीत जाएगी पता भी जो है नहीं चलेगा। तो भाई, कोशिश करें अच्छे से पढ़ाई भी करते रहें और संडे का तो प्रॉमिस करो हर संडे अच्छे से एंजॉय जो है आपको जो है करना है। चलो, वापस आते हैं हमारे अकाउंटेंसी में। तो भाई, बीआरएस हमने कंप्लीट किया। और कितने क्वेश्चंस हो गए बीआरएस के? 3 या 4। संडे को नहीं करना होता। हाँ जी, संडे छोड़ के तो कितने हो गए? 3 या 4 जो है हुए होंगे। कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? अच्छे से कर पा रहे हो? तो भाई, जब आपके 10 सवाल के आसपास हो जाएंगे तब मैं फिर आपके डाउट जो है ले लूँगा। तब तक कोशिश करें आप सवालों को खुद से जो है आप कर पाएँ। ऑनलाइन बच्चे कह रहे हैं 3, कुछ बच्चे कह रहे हैं 4। ठीक है, 3 या 4 सवाल जो है हुए होंगे। और बस आपसे वही रिक्वेस्ट, सवाल करने से पहले एक बार रजिस्टर को सारा अच्छे से पढ़ लेना, सारे क्वेश्चंस अच्छे से रजिस्टर के करना, और फिर जब भी ये सवाल करो एज अ टेस्ट जो है होना चाहिए कि क्या ये सवाल आप सही से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अगर सवाल कर पा रहे हो तो तैयारी बहुत अच्छी है, सवाल नहीं हुआ इसका मतलब सारा गड़बड़ जो है हो गया। किताब में जो भी सवाल मैंने आपको दिए वो सब एग्जामिनेशन के सवाल हैं, पिछले 10 साल 20 साल 25 सालों के सारे सवाल दिए। तो मतलब पेपर का वही लेवल है, पेपर का उतना ही लेवल है। पेपर ना तो उससे आसान आएगा ना उससे मुश्किल जो है आएगा। तो एक एक सवाल अच्छे से जो है आप करते चले जाए। ठीक है। और फिर आते हैं हमारे डिप्रिसिएशन पे। हमने शुरू किया एक प्यारा सा चैप्टर, तो भाई डिप्रिसिएशन फिर रिवाइज करते आगे जो है बढ़ेंगे। तो भाई, डिप्रिसिएशन क्या है? इट्स अ सिस्टमैटिक एलोकेशन। समझ आया भाई? हमने कहा एक गाड़ी परचेज करी 50 लाख की, रीसेल वैल्यू है 10 लाख, डिप्रिशिएबल अमाउंट कितना आया? 40 लाख। 40 लाख का खर्चा है। अब बात सारी वो है, ये 40 लाख खर्चा पीएनएल में डालना है, कब डालें? क्या सारा इसी साल डालें या अगले 10-15 साल डालें? और कितना कितना डालें? पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक सही तरीके से जो है बन जाए। मेरे को ये पता है कि भाई कॉस्ट है 50 लाख और रीसेल वैल्यू है 10 लाख, तो 40 लाख का खर्चा है, ये बात तो कंफर्म है। 40 लाख ही पीएनएल में जाएगा। अलग अलग मेथड ने कहा, एसएलएम ने क्या कहा? अगर 10 साल की लाइफ है तो 40 लाख डिवाइड बाय 10 करो, आप अपना 4-4 लाख हर साल पीएनएल में लेकर जाओ, एक तरीका है। दूसरे ने कहा नहीं, ये तरीका नहीं है। आप गाड़ी जितनी यूज कर रहे हो उसके हिसाब से खर्चा बुक जो है करना चाहिए। तो गाड़ी क्या होती है? किलोमीटर के हिसाब से यूज होती है, तो गाड़ी को किलोमीटर के हिसाब से करें। मशीन को पर आवर के हिसाब से करें या किसी दूसरी मशीन को पर यूनिट के हिसाब से जो है करें। अलग अलग तरीकों से अलग अलग जो है बताया। कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं या ऐसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है जिस पर रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा जो है बाद में होता है। तो अगर ऐसा होगा तो आप करो, आप या तो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड यूज़ करें या डब्ल्यूडीवी जो है यूज़ करें, जिसके हिसाब से पीएनएल पर बर्डन जो है वो सही तरीके से जो है एलोकेट हो जाए। तो भाई, अलग अलग मेथड हैं और हर मेथड में एट दी एंड मेरे को खर्चा कितना है? 40 लाख, वही पीएनएल में लेकर जाना है। पर कैसे लेके जाना है वो आपको जो है सिखाया जा रहा है। ठीक है। तो बहुत सारे मेथड जो है हमने पढ़े। पहला क्या था? स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा क्या था? प्रोडक्शन मशीन आर रेट मेथड। तीसरा क्या था? प्रोडक्शन यूनिट मेथड। नेक्स्ट क्या था? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। फिर नेक्स्ट कौन सा था? डब्ल्यूडीवी मेथड। डब्ल्यूडीवी में एक रेट निकालना सीखा। रेट का फॉर्मूला क्या है? 1 - nth रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू अपॉन में कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। ये सारा काम हमने जो है किया। और फिर हमने एग्जाम्पल नंबर 3 जो है किया, थोड़ा सा और बेटर एग्जाम्पल पर आए कि भाई एक क्लाइंट हमारे पास आया, उसने कहा भाई चार्ट अकाउंटेंट मेरे को इस साल, कौन सा साल चल रहा है? 2023-24। तो भाई क्लाइंट आया, क्लाइंट ने कहा सर इस साल का मुझे डेप्रिसिएशन आप निकाल कर जो है बताएं, इस साल का डेप्रिसिएशन निकाल कर जो है बताएं। तो हमने क्लाइंट से पूछा बताओ भी आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है? तो क्लाइंट ने कहा
मेरे पास एक ही मशीन है, हमने कहा कब खरीदी थी? उन्होंने कहा 1 मार्च को खरीदी थी। हमने कहा कितने रुपए की खरीदी? उसने कहा जी 20 लाख की खरीदी थी। मैंने कहा और क्या-क्या खर्चा आपने किया? उसने कहा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, इंस्टॉलेशन का हुआ। तो माइंड में आया इनकी मशीन कितने रुपए की पड़ी? 21 लाख की जो है हमारी जो है पड़ी। हमने कहा मशीन किस दिन इंस्टॉल हुई? उन्होंने कहा 1 अप्रैल। तो यहाँ से समझ आया इस दिन से मुझे क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन जो है लगाना है। जब भी क्लाइंट आएगा, क्लाइंट ऐसा तो नहीं होगा कि आज ही बिजनेस शुरू कर रहे हैं। आप सीए बनेंगे तो क्लाइंट हो सकता है कहेगा मैंने मशीन खरीदी थी, मे बी 1950 में मशीन खरीदी या 1980 में मशीन खरीदी थी, इस साल का डेप्रिसिएशन जो है निकालना है। तो क्लाइंट का तो यही काम होगा। अलग अलग मशीन्स अलग अलग टाइम पर होंगी। कोई मशीन 2020 में खरीदी, कोई 2000 आपकी जो 21 में खरीदी, कोई 2000 आपका 1990 में, 95 में, अलग अलग ईयर्स में खरीदी होगी। सबका आपको डेप्रिसिएशन जो है इस साल का जो है निकालना है। तो भाई हर मशीन की, हर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की अलग अलग लाइफ होती है। हमने पूछा अभी लाइफ कितनी? उन्होंने कहा अभी 16 साल की लाइफ जो है आ रही है। एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू उन्होंने जो है बताया। और फिर अलग अलग मशीन्स हैं। तो भाई अब वही बात है, बहुत सारे सवाल नहीं करे, एक ही सवाल में हमने सारा किया। ये मशीन की लाइफ कितनी? 40,000 घंटे। ये मशीन कितने यूनिट बनाएगी? 5 लाख यूनिट जो है बना सकती है। और फिर हमने इस साल का पूछा भाई कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन आप लगाना चाहते हो, या आपकी कंपनी क्या पॉलिसी है, किस मेथड से डेप्रिसिएशन जो है लगता है। तो भाई सबसे पहले एक्विजिशन कॉस्ट निकाली, डेप्रिशिएबल अमाउंट जो है निकाला। अगर क्लाइंट कहेगा एसएलएम मेथड से लगाते हैं तो मैंने कहा भाई सीधी सी बात है, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, हम डेप्रिसिएशन निकाल कर जो है दे देंगे। ठीक है। क्लाइंट ने कहा मैं मशीन आर रेट मेथड से डेप्रिसिएशन लगाता हूँ। तो हमने कहा अब ये क्या है? डेप्रिशिएबल अमाउंट, इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? हमने कहा 40,000 घंटे। और हमने कहा इस साल कितने घंटे काम किया? 4,000 घंटे जो है ये हमारा काम जो है हुआ। ठीक है जी। क्या ये आपको कैसे पता चलता है मशीन कितने घंटे काम हुई? जैसे आपके मोबाइल फ़ोन की बात करें तो मोबाइल फ़ोन में भी पीछे मतलब इतना सारा डेटा आता है, आपका स्क्रीन टाइम पता चलता है ना? मोबाइल फ़ोन में स्क्रीन टाइम आप कितना टाइम यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे क्या होता है, हर कंप्यूटर की मशीन के अंदर सब कुछ एक टाइम होता है कि आप ईयर एंड में आप अगर चेक करना चाहें, ये सब चीज़ें पता जो है चल जाती कि इस साल ये मशीन कितने घंटे जो है काम हुई। वो सब चिप के अंदर मेमोरी सब कुछ जो है होता है। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में स्क्रीन टाइम अगर आप चेक करना चाहें, चेक कर सकते हैं कि मैंने मोबाइल इस महीने, इस हफ्ते, इस साल कितने घंटे जो है यूज़ करा। तो आपके जब मोबाइल फ़ोन में होता है तो सारी मशीन्स पे ये सारा काम होता है कि कितने घंटे इस मशीन को आप यूज़ कर चुके हैं। तो ईयर एंड में चेक कर लेंगे इतने घंटे मशीन यूज़ हुई, डेप्रिसिएशन जो है निकाल लेंगे। ऐसे ही प्रोडक्शन यूनिट मेथड कितने यूनिट प्रोड्यूस करे, हम आराम से जो है पता चल जाता है। वो डेटा हमारे पास आ जाएगा, मशीन में भी होता है इतने आउटपुट जो है प्रोड्यूस हुआ। तो हमने वहाँ से हमने डेटा लिया और हमने ये डेप्रिसिएशन जो है हमने निकाला। ठीक है जी। फिर आए सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। तो भी सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड की बात करें तो फिर से डेप्रिशिएबल अमाउंट ये था। और हमने कहा इसमें क्या होता है, बैकवर्ड अपने जो है चलते हैं। अगर 16 साल लाइफ है तो डेप्रिसिएशन 16:15:14:13:12:11:10 ऐसे डेप्रिसिएशन जो है कब से लगेगा? जब मशीन इंस्टॉल हो गई थी। तो मशीन हमारी इंस्टॉल कब हुई? मशीन हमारी इंस्टॉल हुई 1 अप्रैल 2020। तो भाई इसका मतलब 2020-21 में हमारा डेप्रिसिएशन 16 के हिसाब से लगा होगा, 21-22 में 15 के हिसाब से लगना चाहिए, 22-23 में हमने कहा 14 के हिसाब से लगना चाहिए, और 23-24 में हमारा ये ईयर है, इस साल का मुझे निकालना है। तो 23-24 में किससे मल्टीप्लाई करना है? 13 से मल्टीप्लाई जो है करना है। क्या ये बात समझ आती है? और फिर इन सब को नीचे टोटल करना होता है, जिसका एक फॉर्मूला क्या होता है? NN2 में n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला कैसे बना, मैथ्स की क्लास में जो है समझ आएगा। मैथमेटिक्स में पूरा एक चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो जब अकाउंट से कंसेप्ट होंगे उसको यहाँ समझेंगे, मैथ्स के कंसेप्ट को मैथ्स की क्लास में जो है समझेंगे। तो एक फॉर्मूला तब तक याद कर लो, सीक्वेंस सीरीज में इस फॉर्मूले को समझ लेना, ये फॉर्मूला कैसे जो है बना। तो हमने कहा n कितना है? 16। तो भाई 16 इंटू में
17 डिवाइड बाई 2 ये कितना आ गया 136 जो है आ जाएगा। तो भाई डेप्रिसिएशन जो है आपने निकाल लिया है, ठीक है जी। और ऐसे ही फिर आए WDV मेथड। लो जी, फिर मेरा लास्ट मेथड पर आए हैं WDV मेथड। फिर से 2023-24 का डेप्रिसिएशन निकालना है। हमारी मशीन कब इंस्टॉल हुई? 2020 में। कितने रुपए की थी? 21 लाख। तो हमने कहा अब मुझे यहाँ का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो एक तो ये होता है डेप्रिसिएशन, एक ये क्या आता है क्लोजिंग बैलेंस। तो मुझे क्या चाहिए? यहाँ का डेप्रिसिएशन चाहिए। तो मैंने कहा मेरे को ये सारी चीज़ें अब लिखने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने क्या किया, 21 लाख इंटू में 15% डेप्रिसिएशन आया। कैलकुलेटर पर आराम से चेक करें। हमने कहा 21 लाख इंटू में 15% कितना आ रहा है? 3,15,000। ये 3,15,000 आया। मुझे लिखने की जरूरत नहीं। मैंने कहा फिर मैं क्या निकालता हूँ? क्लोजिंग बैलेंस। वो कैसे आएगा? माइनस इक्वल टू। तो मैंने माइनस इक्वल टू का बटन दबाया तो भी 17,85,000 कुछ आया। मेरे को लिखने की जरूरत नहीं। ये बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। फिर मैंने किया 15%, एक वैल्यू आई मे बी 2,67,750 डेप्रिसिएशन आया। पर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ का डेप्रिसिएशन जो है चाहिए। मैंने सारा काम कैलकुलेटर पर किया। फिर से माइनस इक्वल टू वैल्यू आ रही है 15,17,250। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। मैंने कहा फिर अगले साल की बात करें तो यहाँ पर ये ओपनिंग बैलेंस आया। फिर मैंने किया 15%, मेरा एक वैल्यू आ रही है 2,27,587.5। मैंने कहा मेरे को ज़रूरत नहीं, मैं तो माइनस इक्वल टू किया। तो भाई ये वैल्यू यहाँ पर आई 12,89,662.5। और मैंने कहा ये मेरी क्या बनेगी? यहाँ की ओपनिंग बैलेंस जो है बनेगा 12,89,662.5 था, 663 किया मल्टीप्लाई बाय 15% और ये मेरा क्या आ गया? डेप्रिसिएशन जो है मेरा आ गया है। कंफर्टेबल है? तो भाई आई होप यहाँ तक की प्रैक्टिस आप सबने अच्छे से कर ली होगी। ठीक है जी, चलो थोड़ा सा और इसी को चेक करते हैं। लो जी, इसी को थोड़ा सा और चेक करते हैं। तो ये मैंने लिख दिया ऑप्शन 1। लो जी, ये मेरा क्या है? ऑप्शन 1 कि मैंने इसको पहले डेप्रिसिएशन निकाला माइनस इक्वल टू, फिर डेप्रिसिएशन निकाला माइनस इक्वल टू, फिर डेप्रिसिएशन निकाला माइनस इक्वल टू। ये भी कर सकते हैं। थोड़ा सा और शॉर्टकट देखते हैं। ऑप्शन 2, इसी को और शॉर्टकट करते हैं। बहुत सारे शॉर्टकट सिखाने हैं पर धीरे धीरे जो है सिखाऊंगा, ठीक है। इसी में अब और ध्यान से देखो और शॉर्टकट पर आ जाओ। तो भाई अब ध्यान से चेक करो। मेरे को ये वैल्यू भी नहीं चाहिए। मेरे को तो क्या चाहिए? यहाँ का ओपनिंग बैलेंस जो है चाहिए। मेरे को यहाँ का ओपनिंग बैलेंस जो है चाहिए। तो अब ध्यान से चेक करो। मैं एक बार यहीं पर फिर से दिखा देता हूँ। तो भाई पहला तरीका क्या था? आपने 21 लाख किया, कैलकुलेटर पर करो, 21 लाख 21 लाख से शुरू किया और आपने क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 15%। ये कितना आया? 3,15,000 जो है मेरा आया। फिर मैंने क्या किया? माइनस इक्वल टू, ये वैल्यू आ रही है 17,85,000, ठीक है। उसके बाद फिर से आपने 15% किया, माइनस इक्वल टू किया, तो ये वैल्यू आ रही है 15,17,250 जो है आ रही है। फिर आपने 15% किया, माइनस इक्वल टू जो है किया। एक स्टेप और कम करते हैं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत भी नहीं थी। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो। 21 लाख मैंने किया, यहां से शुरू किया और मैंने कहा मैं डेप्रिसिएशन बिना निकाले सीधा मैं निकालना चाह रहा हूं क्लोजिंग बैलेंस। तो अब क्या करना है? ध्यान से चेक करो। 21 लाख, सीधा माइनस का बटन दबाओ और करो 15%। मैंने कहा 15% निकाल कर माइनस करना है, सीधा ये करो 21 लाख। 21 लाख माइनस 15%, क्या ये वाली वैल्यू आ रही है? 17,85,000 आ रही है अच्छे से। तो मैंने कहा मैंने एक स्टेप और बचा लिया, मेरे को इसकी जरूरत बनी। अब ये वाला बैलेंस मेरा आ गया। अगला बैलेंस कैसे आएगा? सीधा माइनस 15% करो, जो वैल्यू कैलकुलेटर पर आ गई माइनस 15%। अगली अगली वैल्यू आ गई। हाँ जी, अगली वैल्यू ये आ गई है 15,17,250। फिर से करो माइनस 15%।
फिर से करें, -15%। क्या ये वाली वैल्यू आ गई है? हाँ जी, क्या ये वाली वैल्यू आ गई है? तो भाई ये चेक करो, ये कितना आ गया? 12,89,662.5। ये क्या है? ये मेरा क्या है? हमने कहा बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो है निकाला। पहले हमने क्या सीखा था? अगर मुझे डेप्रिसिएशन भी निकालना होता वो भी निकालना सिखाया। अगर मुझे डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, यहाँ तक आया। और फिर अब मैं कहूँ डेप्रिसिएशन फॉर 2023-24, तो ये जो मेरा बैलेंस है 12,89,663, इसका 15% करूँगा तो ये मेरा 193,449 जो है ये मेरा आ जाएगा। हाँ जी, क्या ये बात समझ आती है? तो भाई धीरे धीरे आपको बहुत सारे शॉर्टकट सिखाने हैं, पर स्टेप बाय स्टेप जो है सिखाऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट, जितना पढ़ाया वो आपके टिप्स पर जो है होना चाहिए। बस ध्यान रखना, ये क्लास 12th नहीं है कि आप हफ्ता एंजॉय करो और बाद में सोचो बाद में पढ़ाई होगी या बाद में नहीं। हर दिन लेवल हमारा बढ़ता जो है जाएगा। तो जो डेली पढ़ता रहेगा वो टिका रहेगा, नहीं तो दुनिया आती है सीखने, कब आती है कब चले जाती है पता भी जो है नहीं चलता। ठीक है जी, एक बार आराम से प्रैक्टिस कर लें। तो भाई कैसे करना है? सीधा 21 लाख -15%, -15%, -15%, यही कैलकुलेटर पर टाइप जो है अपने को। लो जी, आराम से चेक करें, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो? यहाँ तक सबको समझ आ रहे हैं? अच्छे से कर पा रहे हो? हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो? हाँ जी, बच्चा पूछ रहा है सर क्या रियल लाइफ में यही फॉर्मूला लगाने पड़ते हैं? हाँ बेटा हाँ, हम प्रोफेशनल कोर्स में हैं, हम वही पढ़ रहे हैं जो रियल लाइफ में आप यूज़ करेंगे। क्या रियल लाइफ में बीआरएस बनाते हैं? हाँ। क्या रियल लाइफ में डेप्रिसिएशन लगाते हैं? हाँ। क्या रियल लाइफ में डेप्रिसिएशन इन्हीं मेथड से लगता है? 100% हाँ। हम उन्हीं चीज़ों की बात कर रहे हैं जो रियल लाइफ में पढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भी चीज़ हम नहीं पढ़ रहे जो किताबों की बात है। हर चीज़ प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं, जो आपका मतलब इन्हीं चीज़ों से आपको पैसा जो है कमाना है। तो यहाँ पर सारा काम बहुत प्रैक्टिकली जो है हमारा हो रहा है। ठीक है जी, चलो और आगे आ जाए और आगे बढ़ जाओ। चलो एक शॉर्टकट और सिखाना चाहूँगा, ऑप्शन 3, और फिर आपके ऊपर रहेगा कौन सा मेथड आप यूज करना जो है चाहते। तो भाई ऑप्शन 3 पर जो है आते हैं। तो भाई इस बात को भी चेक करो, ये भी कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, इसको और छोटा जो है करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन और सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई जो है अपने जो है करते। तो भाई इस बात को भी चेक करें। दो चीज़ें पहले मेरे को समझानी है। एक मान लीजिए मेरे को 2 मान लो एक वैल्यू है 2 का, अगर मुझे क्यूब निकालना हो तो कैलकुलेटर पे कैसे निकालते हो? अगर 2 का क्यूब निकालना हो तो आप क्या करते हो? आप शायद करोगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू, ऐसे आप करते होंगे। अगर आपको 2 की पावर 5 निकालना है तो क्या करोगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू। ये बहुत ही बेकार तरीके जो हैं मतलब चलते हैं। तो भाई इसी को चेक करें। तो भाई 2 मल्टीप्लाई आपका 2 का क्यूब अगर निकालना है तो भाई इसको भी चेक करें कैलकुलेटर पर कैसे करते हैं। तो फिर से चेक करो, कैलकुलेटर पर लिखें 2, कैलकुलेटर पर पहले 2 किया, फिर क्या करते हो? मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई आपने दबाया, और अब ये सब भी हम छोड़ देते हैं। अब ध्यान से चेक करो, सिर्फ इक्वल टू एक बार दबाओ तो स्क्रीन पर क्या वैल्यू आ रही है? 4। मतलब जैसे ही मैंने दबाया तो आंसर कितना आ गया? 4, मतलब 2 का स्क्वायर हो गया। फिर से इक्वल टू का ही बटन दबा दो और कुछ मत दबाओ, सिर्फ इक्वल टू का बटन दबाओ। अब कितना आ गया? 8। अब कितना आ गया? 8 जो है आ गया। ऐसे ही इक्वल टू का बटन फिर से दबाओ, अब कितना आ गया? 16। ऐसे ही इक्वल टू का बटन दबाओ, अब कितना आ गया? 32 जो है आ गया होगा। ठीक है जी, ऐसा कोई बच्चा जिसके कैलकुलेटर पर ये नहीं आ रहा है?
कुछ कैलकुलेटर यहाँ पर धोखा जो है दे जाते हैं, कुछ कैलकुलेटर यहाँ पर धोखा जो है देते हैं। बस तभी मैंने कहा ये वाला जो कैलकुलेटर मेरे पास कैसियो MJ12D, इसमें ये काम होता है। और कुछ कैलकुलेटर पर शायद आपका आंसर 4 पर ही जो है रुक गया होगा, तो इसलिए एक बार चेक करें। आई होप सबके कैलकुलेटर पर इक्वल टू दबाने से 4, 8, 16, 32 आ रहा है। किसी के कैलकुलेटर पर अगर नहीं आ रहा, किसी कैलकुलेटर 4 पर ही रुक गया है, तो उसका ये बता देता हूँ। कुछ कैलकुलेटर पे गड़बड़ होती है, तो उन कैलकुलेटर पे क्या करना है, 2 के बाद मल्टीप्लाई 2 बार दबा दो, फिर आप जब इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू करोगे काम जो है कर जाएगा। पर मैं वही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा ये वाला कैलकुलेटर ले लेना, कैसियो MJ12D, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। इस कैलकुलेटर पर मेरी सारी कैलकुलेशन जो है काम आ जाती, बाकी कैलकुलेटर पे मतलब कैलकुलेशन में फीचर्स अलग जो है हो जाते। ठीक है, तो अगर ये बात समझ आई तो इसका मतलब मैं जब एक बार इक्वल टू दबा रहा हूं तो क्या बन रहा है, स्क्वायर। जब 2 बार इक्वल टू दबाया तो क्या बन रहा है, क्यूब। जब 3 बार दबाऊंगा तो क्या बन रहा है, 4। जब 4 बार दबाऊंगा तो क्या बन रहा है, पावर 5। मतलब अगर मेरे को जो भी पावर चाहिए इक्वल टू एक कम जो है मुझे दबाना है। ठीक है, अगर स्क्वायर चाहिए तो एक बार दबाऊंगा, क्यूब चाहिए 2 बार दबाऊंगा, मेरे को पावर 4 चाहिए 3 बार जो है दबाऊंगा। जैसे मैंने कहा मेरे को 3 की पावर 4 चाहिए, तो भाई 3 की पावर 4 कैसे निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी बार, 3 बार, 1, 2 और 3। तो चेक करो 3 मल्टीप्लाई, चेक करो इक्वल टू, पहली बार दबाया तो 9 आ रहा होगा स्क्वायर, फिर से इक्वल टू दबाया 27 आ रहा होगा क्यूब, एक बार और दबाया, 3 बार दबाओगे आंसर कितना आएगा, 81 जो है आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, आराम से चेक करें, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, अच्छे से कर पा रहे। तो एक चीज़ तो पहले कैलकुलेटर पर ये जो है मैंने आपको सिखाया कि अगर कोई भी पावर निकालनी है तो वो काम कैसे जो है होगा। अब सेकंड आ जाए मेरे ऑप्शन 3 पर जो है आए, और ऑप्शन 3 की बात करें। लो जी, ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 में अपने को क्या करना है, फिर चेक करें। मैंने लास्ट क्लास में आपको एक फॉर्मूला बताया था, WDV का रेट हमने कैसे निकाला था, एक फॉर्मूला यूज करा था। फॉर्मूला मैंने क्या यूज करा था, मैंने कहा स्क्रैप वैल्यू दिस इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू में 1 माइनस डेप्रिसिएशन की पावर क्या है, टी जो है करी थी। एक फॉर्मूला जो है मैंने आपको बताया था, फिर से फॉर्मूला मैथ्स की क्लास में बहुत डिटेल में आपको समझ जो है आएगा। पूरा एक चैप्टर है इंटरेस्ट एंड एन्युटी, वहाँ ये फॉर्मूला जो है समझेंगे। फॉर द टाइमिंग फॉर्मूला इसको जो है समझ जाओ, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की डेरिवेशन से फॉर्मूला जो है बना है, तो मैथ्स की क्लास में समझ आएगा। अभी फॉर द टाइमिंग इस फॉर्मूले को एक बार बस समझ लें, फॉर्मूला है, इसकी एप्लीकेशन पर जो है आते हैं। ठीक है, तो भाई इस बात को समझें, कॉस्ट इनटू में 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट की पावर टी, ये क्या आता है, स्क्रैप वैल्यू, या इसको मैं बोलता हूं आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो भाई क्लोजिंग बैलेंस अगर मुझे निकालना है, हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसलिए अब फिर चेक करो, अब मेरे को पहले साल का अगर क्लोजिंग बैलेंस निकालना हो 17,85,000, तो भाई चेक करो, हमने कहा ईयर वन के बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 21 लाख। ध्यान से चेक करो, इनटू में 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट कितना था, 15%। 15% का मतलब 0.15 की पावर 1। हमने कहा एक साल के बाद अगर मुझे WDV निकालना है, बैलेंस निकालना है, तो एक बार चेक करो, 1 माइनस 0.15, 1 माइनस 0.15 कैलकुलेटर में निकालो, कितना आ रहा है, 0.85। मल्टीप्लाई करो 21 लाख से, मल्टीप्लाई करें 21 लाख से, तो ये कितना आ रहा है, 17,85,000। क्या यही आंसर आ गया, हाँ जी बिल्कुल। अगर मुझे सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है तो चेक करो, ईयर 2 का अगर क्लोजिंग बैलेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 21 लाख इंटू में 1 माइनस 0.15 का स्क्वायर। सिर्फ इतना सा मुझे काम करना है, सेकेंड ईयर का बैलेंस निकालना है, पावर क्या हो जाएगी 2। तो चेक करो, 1 माइनस 0.15, 0.85 ये आया, इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर कैसे करोगे, मल्टीप्लाई इक्वल टू,
मल्टीप्लाई का बटन इक्वल टू का बटन दबाया, ये कितना आ रहा है 0.7225 और इसको जरा 21 लाख से मल्टीप्लाई करो, 21 लाख से मल्टीप्लाई करें तो चेक करो ये आंसर कितना आया 15,17,250। सेकेंड ईयर का यही वैल्यू आ गई। और अगर मुझे थर्ड ईयर निकालना है तो चेक करो ईयर 3 का कैसे निकालोगे, 21 लाख इंटू में 1 माइनस 0.15 की पावर 3, अगर मुझे क्यूब करूंगा 3 साल का क्लोजिंग बैलेंस जो है मेरा आ जाएगा। तो कैसे निकालना है 1 माइनस 0.15 इक्वल टू, पहले मैंने ये वाली वैल्यू निकाली, अब मुझे इसका क्यूब करना है। क्यूब कैसे करोगे, मल्टीप्लाई का बटन इक्वल टू कितनी बार, 2 बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू एक और एक 2 बार दबाया, फिर मल्टीप्लाई किससे किया, 21 लाख से मल्टीप्लाई किया 21 लाख, तो चेक करो कितना आंसर आया 12,89,662.5 जो है ये मेरा आ जाएगा। ठीक है जी, क्या ये निकाल पा रहे हो। तो भाई आपको तीनों मेथड बताएं और मुझे बताएं यहाँ पर सबका आईक्यू अलग अलग है, तो जिसको जो समझ आ जाए, जिद मत पकड़ लेना कि भाई मुझे यही आना चाहिए, देखो सबका आईक्यू अलग होता है, इसलिए मैंने आपको इजी वाला तरीका भी दिखा दिया, ऑप्शन 1 ये भी करोगे तब भी अनकंफर्टेबली हो जाएगा, तो इससे थोड़ा सा बेटर मैंने ऑप्शन 2 भी बता दिया, इससे बेटर मैंने ऑप्शन 3 भी जो है बता दिया, और ऑप्शन बहुत सारे हैं पर फिर से कहूंगा देखो आपका आईक्यू, भगवान ने सबको आईक्यू मतलब आईक्यू तो सबको सेम दिया था, पर आपने कितना यूज करा है वो आपके ऊपर है, तो जितना समझ आ जाए उतना कर लेना, जिद मत पकड़ना। कई बार क्या होता है कुछ बच्चों को समझ नहीं आता और इस चक्कर में कहेंगे मैं जिद पर हूं, मैं ये तो करूंगा ही नहीं, एटलीस्ट करते जाओ। ऑप्शन 1 समझ आए अच्छी बात है, ऑप्शन 2 समझ आए अच्छी बात है, ऑप्शन 3 समझ आ जाए अच्छी बात है, पर वही बात है ऐसा नहीं है कि सबको एक बारी में समझ जो है आ जाता है। इसको लिख लो, बार बार जब प्रैक्टिस करते जाओगे आपको समझ जो है आता चला जाएगा। ठीक है जी, वैसे कितने बच्चों को ये समझ आ गया है, अच्छा ऑलमोस्ट सबको समझ जो है आ गया। ठीक है जी, कंफर्टेबल है, लो जी इसी की प्रैक्टिस एक सवाल और करते हैं फिर आगे जो है अपने बढ़ेंगे। लो जी इसी की प्रैक्टिस एक सवाल और करते हैं फिर आगे जो है अपने बढ़ेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा वॉल्यूम जो है बढ़ा दे। लो जी तो भाई चेक करें अगला सवाल, लो जी इसी की प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, हाँ जी एग्जाम्पल नंबर 4, तो भाई फिर से कोशिश करें ये सवाल खुद से जो है करते जाना। तो भाई कह रहे हैं मिस्टर ए परचेज्ड, मिस्टर ए परचेज्ड अ मशीन ऑन 1st April 2018। तो भाई मिस्टर ए ने मशीन परचेज करी 1st April 2018 को फॉर रुपीज 45 लाख। तो भाई कितने रुपए की मशीन है, 45 लाख रुपए की। फिर आगे कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन आगे नॉन रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड इंस्टॉलेशन एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस 2,70,000। तो भाई इसको क्या करना है ऐड, तो मशीन खरीदी 45 लाख की, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा हुआ, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस पे खर्चा हुआ, इंस्टॉलेशन पे खर्चा हुआ कितना 2,70,000, तो एक्विजिशन कॉस्ट कितनी आ गई 47,70,000। सबने निकाल लिया होगा, हाँ ये तो निकल ही जाएगा। फिर आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मैं आपको दे रहा हूं 32 ईयर्स। ये जो मशीन है इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है 32 ईयर्स की लाइफ जो है गिवन है। फिर कह रहे हैं एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, और 32 साल के बाद
ये कितने बिक जाएगा? 17,99,757 में जो है ये मशीन बिकेगी। ठीक है जी। उसके बाद फिर कह रहे हैं द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन, और ये मशीन हम उम्मीद करते हैं कितने घंटे काम करेगी? 1,00,000 आवर्स। तो 1,00,000 आवर्स जो है ये काम करेगी। एंड एक्सपेक्टेड टू मैन्युफैक्चर, और ये मशीन मैन्युफैक्चर कितने यूनिट्स करेगी? 40,000 यूनिट्स। 40,000 यूनिट ये मैन्युफैक्चर कर सकती है। और आपसे कह रहे हैं कंप्यूट, और आप सबको निकालना है 5 नंबर का प्यारा सवाल। और अब उम्मीद करता हूँ 5 on 5 सबके जो है आने चाहिए। 5 मेथड, पांचों से क्या निकालना है? डेप्रिसिएशन जो है निकालना है। तो कंप्यूट डेप्रिसिएशन फॉर 2023-24 by all methods, given that machine operated for 3,500 hours and manufactured 8,000 units in 2023-24। तो कंपनी ने इस साल इतने घंटे काम किया, इतने यूनिट बनाए, और अब आपसे कह रहे हैं प्यार से अच्छे से 5 मेथड हैं, पांचों मेथड से डेप्रिसिएशन जो है निकाल कर बताएं। आंसर टू एग्जाम्पल नंबर 4। तो भाई अब कोशिश करना अच्छे से इसको जो है सॉल्व करें। चलो जी, अच्छे से प्यार से सॉल्व करें। अगर ये सवाल हो गया तो तैयारी में कहूँगा बहुत अच्छी जो है चल रही है। बस आपसे रिक्वेस्ट, जितना पढ़ाया जाए उतना डेली बेस पर बीआरएस और डेप्रिसिएशन आपके टिप्स पर जो है हो जाना चाहिए। कोई नींद में भी बीआरएस आपसे पूछे, आप उसको आंसर बता दें। कोई नींद में भी अब डेप्रिसिएशन आपसे पूछे, जितना पढ़ाया उतना जो है हो जाना चाहिए। और क्वेश्चन करते समय एक चीज़ का बेहद ध्यान, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। तो भाई मुस्कुराते मुस्कुराते क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आंसर आ जाए तो मुस्कुरा दें। चलो फाइनली आंसर आ रहा है। आंसर अगर नहीं आए ज्यादा मुस्कुरा दें। हे राम, अभी भी आंसर नहीं आ रहा है। और अगर आपका आंसर ना आए, आपके दोस्त का आ जाए, तो ज्यादा मुस्कुरा दे। लो, इसका भी आंसर आ गया और मेरा नहीं आ रहा। हे राम, क्या होगा? तो भाई अच्छे से सॉल्व करें।
और कोशिश करें 5 on 5 इस बार जो है आना चाहिए। और ऑनलाइन वाले बच्चों, अगर पांचों सवाल आ जाए, पांचों का आंसर एक साथ, ऑनलाइन निकिता ने मेरे को एसएलएम का आंसर दिया है, पर मेरे को पांचों आंसर एक साथ टाइप करके जो है दे, पूरा एक बॉक्स मेरे को टाइप करके जो है दे। हाँ जी, पांचों आंसर आ जाने चाहिए। मैं भी शुरू कर देता हूं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट वो मेरी कितनी है? 45 प्लस 270, 45 लाख प्लस 270, तो एक्विजिशन कॉस्ट मेरी आई 47,70,000। आई होप ये सबका आ गया होगा। उसके बाद फिर क्या निकालना? डेप्रिशिएबल अमाउंट। डिप्रिशिएबल अमाउंट 47,70,000 में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करी है, और स्क्रैप वैल्यू 1799, 70,99,757। तो भाई ये कितना आ रहा है? हाँ जी, ये कितना आ रहा है? किसी का आया नहीं आया? कितना आ रहा है? 29,70,000, 240, 243। ये आप मुझे आंसर जो है बता रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आया होगा। अब इसके कोई नंबर जो है नहीं होंगे, क्योंकि 5 मेथड है, 5 नंबर का सवाल आएगा। और अब आपको डेप्रिसिएशन निकालना है एसएलएम से, फिर आपको निकालना है मशीन आर रेट से। एक एक नंबर इसके होंगे। ऑनलाइन सौम्या मेहरा ने भी आंसर दिया है। सौम्या मेरे को पांचों आंसर एक साथ दें। उसके बाद फिर मुझे प्रोडक्शन यूनिट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड से निकालना है। उसके बाद सम ऑफ ईयर डिजिट से निकालना है। सम ऑफ ईयर डिजिट से निकालना है। उसके बाद फिर मुझे WDV से निकालना है। हाँ जी, तो वही आराम से चेक करें। जिसके पांचों आंसर आ जाएं ऑफलाइन तो माइक में आंसर दें। ऑनलाइन जिनके पांचों आंसर आ जाएं टाइप करके मुझे आंसर जो है बता सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, पर एक एक आंसर दे रहे हैं। सिमरन का आंसर आया है, मानवी जैन का आंसर आया है, सौम्या मेहरा का आंसर आ रहा है, पर मेरे को पांचों आंसर एक साथ दे। ओके, सुरेश ने पांचों आंसर मेरे को दिए हैं ऑनलाइन। पहला आंसर दे रहे हैं, मैं इधर लिख लेता हूँ, 92820। दूसरा आंसर आ रहा है 103959। फिर आ रहा है 594049। फिर आ रहा है 151887। फिर आ रहा है 151, नहीं 157120। फिर मेरे को सिमरन ऑनलाइन आंसर दे रही है 92820, ये आया। 103595 ये आया। 5940 ये आया। यहाँ आंसर सिमरन का चेंज हुआ 212160। अच्छा, आपने मेरे को लास्ट आंसर जो है नहीं दिया है। हर्षिता मुझे ऑनलाइन आंसर दे रही है 92820, 103595, 594049। फिर यहाँ आंसर बदल गया है
163,138 ये आंसर जो है आया। 4 आंसर दिए, फिफ्थ आंसर नहीं दिया। निमिष मुझे आंसर दे रहे हैं 92820 103,595 5904 ये आया। फिर यहाँ पे 151887। मैं कहा पहले 3 आंसर तो आ जाएंगे, आखिरी 2 में आप गड़बड़ जो है करोगे। ऑफलाइन कोई आंसर देना चाहे, पीछे माइक जो है उनको दे, बनाए जी। सर मेथड 1 का 92,820। ठीक है, सेम। मेथड 2 का 5,94,049। एक मिनट, यहाँ चेंज आया 94,000। सर अच्छा 5,94,049। ये सेकंड का आ रहा है। हाँ जी सर। अच्छा 5,94,049 सेकंड का आया। सर मेरा मेथड 2 प्रोडक्शन यूनिट मेथड है। आपका मेथड टू प्रोडक्शन यूनिट मेथड है, आपके मेथड नहीं, आप मेरे मेथड से आंसर दें नलायक। मशीन आर से 8 से कितना आंसर आ रहा है? 1,03,959। ठीक है, सेम आ गया। फिर थर्ड मेथड 594 आ गया। ठीक है, फोर्थ मेथड 1,51,807। 807 151,807 आप मुझे बता रहे हो। ठीक है जी। एंड सर लास्ट का 1,22,885। 122,885। मैं कहा आखिरी 2 में आप गड़बड़ जो है करोगे। और कोई ऑफलाइन से आंसर देना चाहे? 5 आंसर किसी के आ रहे हो। ऑनलाइन नैन्सी आंसर दे रही है, पहला सेम, दूसरा सेम, तीसरा सेम, फोर्थ में आ रहा है, यहाँ पे आंसर चेंज हुआ, 151,557 आया। और ये आंसर यहाँ पर सेम जो है आया। अच्छा, आदि गर्ग मुझे आंसर दे रहे हैं, पहला आंसर सेम है। सम ऑफ ईयर, सीधा आप टाप कर सम ऑफ ईयर पर आ गए हो। 243,920 पर आए हैं। फिर यूनिट आ गया 594। ठीक है, ऊपर वाला सेम आ गया। WDV आ रहा है 122,885, ये भी आंसर जो है आया। फिर संयम मुझे आंसर दे रहे हैं, पहले का आंसर सेम, दूसरा आंसर सेम, तीसरा आंसर सेम। सम ऑफ ईयर 1519, ये भी नया आंसर जो है आया है 151979। हिमांशु मुझे ऑनलाइन आंसर दे रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा सेम, 151,887 122,885। हाँ जी, ऑफलाइन कोई आंसर देना चाहे? हाँ जी, ऑफलाइन उनको माइक जो है दें। हाँ जी, अमृतसर सेंटर से आंसर आया है। पहला आंसर सेम, दूसरा आंसर सेम, तीसरा आंसर सेम, चौथा आंसर 151,887 और ये आंसर जो है आया है। ठीक है जी। हाँ जी, और बताएं जी। सर जो शुरू के 3 सेम है, पहले 3 सेम। ठीक है, फोर्थ का आंसर है 151,887 151,887। और फिफ्थ का है 1,22,885। अच्छा, इसके साथ मेजॉरिटी जो है चल रही है। चलो करें शुरू। ठीक है जी, चलो अब देख लेते हैं फिर से। पहला SLM मेथड, आई होप सबका आ गया होगा। डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है? 29,70,243 डिवाइडेड बाय 32। सबने ये किया होगा। तो भाई 29,70,243 डिवाइड बाय 32, आपका ये आंसर आया 92,820.09। लोअर पे राउंड ऑफ किया, ये आंसर सबका सही आ गया होगा। सेकेंड, मशीन आर रेट मेथड, 29,70,243 डिवाइडेड बाय कितने आवर्स थे? 1 लाख। हाँ जी, ऊपर कितने आवर्स हैं? 1 लाख। और इस साल कितने आवर्स काम हुए? 3500। तो मल्टीप्लाई बाय 3500 करोगे तो 29,70,243 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू में 3500, 103,958। अच्छा 103,958.5, क्योंकि 0.5 है, हायर पर राउंड ऑफ किया, बिल्कुल सही। उसके बाद प्रोडक्शन यूनिट मेथड, 29,70,243 कितने यूनिट, लाइफ कितनी है? 40,000। तो भाई 40,000 घंटे मल्टीप्लाई बाय इस साल कितने यूनिट बनाए? 8। तो भाई
फिर चेक करें डिवाइड बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 8,000 594,048.6। हाँ जी, हायर पर राउंड ऑफ जो है होगा, तो ये भी आंसर बिल्कुल सही जो है आ गया। तो भाई उम्मीद करता हूँ ये 3 नंबर तो आपके बन गए होंगे। हाँ जी, इसमें किसी ने गड़बड़ करी हो तो बाहर पानी का नलका है, चुल्लू भर पानी पीकर आ जाना, ठीक है। इन 3 में कोई गड़बड़ कर दी तो बहुत बुरी हालत जो है। वैसे तो 5 में ही आपका आंसर सही जो है आना चाहिए। आई होप ये 3 आंसर सबके आगे होंगे, ठीक है। अब आए, दिल मत तोड़ना, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। तो भाई चेक करें सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड कहाँ से शुरू करना है। हमने कहा जी 29,70,243। पहले तो डिवाइड किससे करना है, लाइफ कितनी है 32, लाइफ कितनी है 32, तो भाई फॉर्मूला क्या है 32 इंटू में 33 डिवाइडेड बाई 2, फॉर्मूला क्या है n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2। तो 32 ईयर्स की लाइफ है, इसका मतलब 32 + 31 + 30 29 28, उसका एक फॉर्मूला आता है n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2। तो 32 इंटू में 33 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है 528। मल्टीप्लाई करना है, और अब चेक करो मल्टीप्लाई अपनों करना है। 2018 में मशीन इंस्टॉल हुई, तो भाई मैंने कहा भाई 2018 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24, मुझे 23 24 तक जाना है। मुझे कहाँ तक जाना है 23 24 तक जाना है। मशीन कब इंस्टॉल हुई 1 अप्रैल, तो भाई 18 से शुरू करना है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करोगे 32 से, यहाँ पर किससे 31 से, यहाँ पर किससे 30 से, यहाँ पर किससे 29 से, यहाँ पर किससे 28 से, यहाँ पर किससे 27 से। तो भाई किससे मल्टीप्लाई करना है 27 से मल्टीप्लाई जो है हमारा होगा, तो 29,70,243 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 528, आंसर कितना आ रहा है 1,51,887। हाँ जी 1,51,887, ये आपका आंसर जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है, इजी है, और जिन बच्चों ने इतने सारे आंसर निकाले ये मत कह देना सी मुश्किल है, क्योंकि ये वो बच्चे होते हैं जो फेल होते हैं और बाद में कहते हैं सी बड़ा मुश्किल है। अगर आपसे इतनी कैलकुलेशन भी नहीं हो रही है, घर जाना, घर पर नलका होगा, चुल्लू भर पानी पी लेना, वेस्ट मत करना, पानी स्केयर्स है, उसमें डूब बैठ ही नहीं पाओगे, आप ऑलरेडी डूबे पड़े हो, ठीक है। तो फिर से चेक करें, पहले तो नीचे डिवाइड किससे करना है 32 इंटू में 33, सम ऑफ ईयर डिजिट के हिसाब से पहले डिवाइड किया और मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। पहले साल 32 होगा, फिर 31, फिर 30, फिर 29, फिर 28, फिर 27, मल्टीप्लाई जो है हो जाएगा। कंफर्टेबल है, लो जी यहाँ तक सबको समझ आ रहा है, लो जी। तो भाई और फिर आगे आ जाओ, मेरा लास्ट WDV। अब चेक करें WDV कैसे निकालोगे। WDV पहले तो रेट निकालना है, रेट कैसे आएगा 1 - 32nd रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू मेरे पास कितनी है 17,99,757 डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितनी है 47,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ जी मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब आप चेक करो, अब क्या करना है, पहले इसको डिवाइड करें, तो भाई 17,99,757 डिवाइड बाय 47,70,000। तो भाई एक ये वैल्यू आ गई होगी, कितना आ रहा है 0.3773075471 अब मुझे क्या निकालना है 32nd रूट। 32nd रूट, ये 2 की पावर कौन सा होता है 5, ये 2 की पावर 5 होता है। इसका मतलब अब मुझे अंडर रूट कितनी बार दबाना है 1 2 3 4 और 5, 5 बार अंडर रूट दबाएं। अंडर रूट का बटन 1 2 3 4 5, 5 बार अंडर रूट बटन दबाया, मेरी ये वैल्यू जो है आ गई, ये वाली वैल्यू जो है मेरी आ गई। फिर मेरे को क्या करना है प्लस माइनस का बटन दबाया तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, प्लस माइनस का बटन मैंने दबाया। फिर मुझे क्या करना है 1 ऐड करना है, तो मैंने
+1 किया, +1 इक्वल टू ये कितना आ रहा है 0.030000 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो कितना आ गया 3%। ये कितना आ गया 3% जो है आपका आ जाएगा। तो कितने बच्चों का 3% आ गया? अच्छा, सबका आ गया है, ठीक है। जिनका नहीं आया कोई बात नहीं बेटा, सबकी सीए वैसे भी नहीं होती है, ठीक है ठीक है। हाँ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भाई आप खुद सोचें, घर पर जाएं और सोचना कि आपको सीए करनी है कि नहीं करनी। क्यों? ये पहले करा चुका। जो चीज़ क्लास में हो जाए उसकी प्रैक्टिस जो है ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है रहेगी। 3% आ गया और अब क्या करना है? अब मुझे इस साल पर जाना है, इस साल पर जो है जाना है। तो वही सोच के बताओ ऑप्शन, अब कौन सा ऑप्शन करना चाहोगे? मैं पहले ऑप्शन 3 से ही आ जाऊं। ऑप्शन 3 कैसे रहेगा? हमने कहा 47,70,000 इंटू में 1 माइनस 0.03। मुझे कौन से साल का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 साल का बैलेंस मुझे जो है निकालना होगा। पहले मेरे को क्या निकालना है? क्लोजिंग बैलेंस जो है निकालना है। तो मैंने कहा ऑप्शन 3 पर अगर आ जाएं तो मैंने कहा 3% मैंने निकाला और मुझे बैलेंस निकालना है कहाँ का? यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। तो 1, 2, 3, 4 और 5। अब आप चेक करो 1 माइनस 0.03, हाँ जी, ये कितना आया? 0.97। उसकी पावर 5 चाहिए तो क्या करना है? मल्टीप्लाई, इक्वल टू कितनी बार? 1, 2, 3 और 4। मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 1, 2, 3 और 4। मल्टीप्लाई बाय किससे करोगे? 47,70,000। 47,70,000 ये कितना आया? 40,96,161। ये मेरा क्या आया? ये मेरा आया बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 23। ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आया और फिर मेरे को निकालना है डेप्रिसिएशन फॉर 2023-24। तो ये आएगा 40,96,161 का 3%। तो मल्टीप्लाई बाय 3% किया, ये कितना आ रहा है? 1,22,885। क्या ये आंसर बच्चों ने दिया है? हाँ जी दिया। तो मैं कहना आंसर तो आता है। और अगर मैं पूछूं तो ऑलमोस्ट, ये कितने बच्चों को वैसे आंसर आ गया था? अच्छा, इस बार बहुत अच्छा जो है आ गया है, ऑलमोस्ट 60-70% बच्चों का जो है आ गया। पर अक्रॉस इंडिया 30% बच्चे ये आंसर निकाल पाते हैं, बाकी सारे जो है फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो बात वही है, ये आंसर अगर आपका आ गया बहुत अच्छी तैयारी है। और जिन बच्चों का ये आंसर नहीं आया, बहुत बुरी हालत है आपकी, मैं आपको मोटिवेट भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप जिद पर हैं मुझे नहीं पढ़ना, तो मैं ज़्यादा कुछ आपकी हेल्प भी जो है नहीं कर पाऊंगा। लो जी, तो भाई चेक करें 1,22,885 जो है आया, ठीक है। जिनको ऑप्शन 3 अच्छा लगा ऐसे कर लो, जिनको ऑप्शन 3 में दिक्कत आई तो दूसरा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2, वो क्या है? 47,70,000। और करना क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 बार क्या करो? -3%, -3%, -3%, -3%, -3%। एक बार चेक करो क्या ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो भाई चेक करें 47,70,000 आपका आया। एक बार -3%, फिर -3% 2 बार, -3% 3 बार, -3% 4 बार, -3% 5 बार। जैसे ये करोगे आपका आंसर 40,96,161 ये आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है जी। और आई होप ऑप्शन 1 तो किसी ने नहीं किया होगा, है ना। ऑप्शन 1 बड़ा लेंदी जो है हो जाएगा। और ऑप्शन 1 क्या था? पहले मल्टीप्लाई बाय 3% माइनस इक्वल टू, 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 मल्टीप्लाई बाय 3% माइनस इक्वल टू जो है करना होगा, ठीक है जी। कंफर्टेबल है? तो भाई अब मैं पूछ लेता हूं कितने बच्चों के 5 on 5 हैं? 5 on 5। अच्छा, ऑलमोस्ट 70% बच्चों के 5 on 5 हैं। चलो अच्छा है, एटलीस्ट अक्रॉस इंडिया
30% बच्चा पास हो रहा है इस समय, यहाँ पर 30% बच्चा फेल हो रहा है। चलो हमारा पास परसेंटेज 30 से 70% तक जो है आ गया। और जनरली स्पीकिंग हमारा जो पास परसेंटेज है लास्ट तक 70 टू 80% के बीच में जो है हम जाते हैं। इतना मुझे पता है 100% मैं भी लेकर जो है नहीं जा पाता, तो हमारा जो पास परसेंटेज है वो 70 टू 80% नॉर्मली जो है रहता है। तो वहाँ तक बच्चे जो है पहुँच गए। तो जिन बच्चों का ये आंसर आ गया तो आप पास परसेंटेज की कैटेगरी में आगे। जिनका नहीं आया बेटा आप बीकॉम करना चाहो कर सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप अपना देख लेना। दूसरा, फीस नॉन रिफंडेबल है, मैंने आपको एहसास करा दिया। हाँ, कल को आप कह दो मेरे को बीकॉम करना है, पैसे वापस, अब पैसे वापस जो है नहीं मिलते। इसलिए अब आपकी ऑप्शन है या तो मेहनत करके इस पास परसेंटेज में आ जाओ, बाकी नहीं तो आपके ऊपर जो है रहेगा। ऑनलाइन बच्चा करे 3 on 5 अप्रिशिएट नहीं करना, 3 on 5 तो क्लेरिकल है, ऊपर के अगर 3 आंसर हैं ये तो बेटा बीकॉम वाला बच्चा भी कर लेगा। मेरे को इंपॉर्टेंट था अगले 2 सवाल ये कर रहे हो तो आपकी तैयारी अच्छी है। ऊपर के 3 सवाल में मेरे को ज़्यादा खुशी जो है नहीं मिलती। और बच्चे क्या करें, हाँ सर मेरा सारे आंसर जो है आ गए। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी कह रहे हैं 5 on 5 जो है आ रहा है। ठीक है जी, चलो। बच्चे कह रहे रूट नहीं निकल रहा, बेटा लेक्चर देगा फिर से सुनो। रूट, ये रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये रूट आ रहा होगा। अब आपकी प्रैक्टिस की कमी है तो आप करें। ऑनलाइन बच्चा कह रहे सर मैं बीबीए कर रहा हूँ, हाँ आप बीबीए ही करो, बहुत ही बढ़िया। भावना कह रही है सर मेरे 4.5 नंबर आ रहे हैं 5 में से, तुमने 4.5 कैसे निकाला? देखो या तो 4 on 5 आएगा या 5 on 5 आएगा, 4.5 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, आपकी ये वैल्यू आएगी तो नंबर आएंगे। 4.5 का कोई हिसाब किताब ऐसा नहीं देता। अगर आपके ये जो वैल्यू है, आपकी ये वैल्यू आई 1 नंबर, ये वैल्यू आई 2 नंबर, ये वैल्यू आई 3 नंबर, ये वैल्यू आई 4 नंबर, और अगर ये वाली वैल्यू आती है तो 5 नंबर है, बीच में और कोई वैल्यू निकाल रहे हैं उसकी आपको नंबर जो है नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। चलो ठीक है जी, चलो 5 on 5 भी कई बच्चे जो है बता रहे हैं। ठीक है जी, और आगे बढ़े। चलो फिर खेल को आगे जो है बढ़ाते हैं। सर सम ऑफ ईयर डिजिट में 2018-19 से क्यों आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करी? लो जी, बच्चे का मासूम सा सवाल। अब आप सोच के बताएं, आपने मशीन कब परचेज करी है? 2018 में। तो भाई पहला साल आपका कौन सा है? 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। क्या इसमें डेप्रिसिएशन लगाओगे कि नहीं लगाओगे? हाँ जी, लगाओगे नहीं लगाओगे? 100% जो है लगाओगे। आपने 1 अप्रैल 18 में मशीन खरीदी तो 18-19 में भी डेप्रिसिएशन लगेगा। जिस साल इंस्टॉल हो गया वहां से डेप्रिसिएशन जो है लगना शुरू हो जाएगा। कंफर्टेबल है? अगर यहाँ पर 31 मार्च 2019 होता फिर हम डेप्रिसिएशन कब से लगाते? अगले साल से। तो भाई ये तो 2018 में है, यहां से डेप्रिसिएशन जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्रदीप कह रहे हैं 4 on 5, नहीं मैं 4 on 5 अप्रिशिएट जो है नहीं करता। ठीक है, 4 on 5 कर लेते। 4 on 5 का मतलब आपके 80% मार्क्स जो है आ रहे। ठीक है, हमारा टारगेट कितना है? 80% अकाउंट्स में अगर आ गया तभी मैं कहूँगा ठीक है, पर इस सवाल में मेरा मानना था 5 on 5 जो है आपका आना चाहिए था। लो, ऑनलाइन बच्चा पूछा है सर अगर सिर्फ फॉर्मूला लिखा हो तो कितने मार्क्स मिलेंगे? अगर आपने फॉर्मूला लिखा हो मार्क्स नहीं मिलते, आपको अगला अटेम्प्ट आई से जो है देता है। ठीक है, तो आई से ही आपको मार्क्स नहीं देगा, अगला अटेम्प्ट देगा। आप आई से कहेगा बहुत अच्छा बच्चा है, तैयारी करके अगले अटेम्प्ट में आना। कौन सा कुंभ का मेला है जो 12 साल में एक बार आता है? आई से तो आप स्कीम निकाल रहे हैं, आप साल में 2 बार 3 बार पेपर जो है दे सकते हो। तो आई से आपको अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट जो है देगा। आई से अगर पढ़कर आओ तो बात जो है समझ आएगी। लो, ऑनलाइन बच्चा कह रहे सर बस अब और रियलाइज मत करो। अब मैं और तुम्हें क्या रियलाइज कराऊंगा? ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो ओके, आगे जो है बढ़ते हैं। ठीक है जी, हाँ अब बच्चे का अगला सवाल, सर अगर ये 1 अप्रैल की जगह 1 जून होता, मैंने कौन सा चैप्टर भी खत्म करा है? अगला सवाल इसी पर आएंगे। 1 जून भी हो सकता है, 1 अक्टूबर भी हो सकता है, 15 अगस्त भी हो सकता है, सब कुछ करेंगे। अभी तो शुरुआत है, पहले यहाँ तक तो आप टिक जाओ, फिर आगे जो है बढ़ना है। बहुत कुछ मुझे जो है पढ़ाना है। और डेप्रिसिएशन तो पहले ही बताया, ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो आई से को पता है तुम पूरा फाउंडेशन में नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा फाउंडेशन पढ़ा रही है, अभी थोड़ा पढ़ा रहा हूँ डेप्रिसिएशन, आपको पूरा नहीं पढ़ा रहा, पूरा तो इंटर में जो है पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी, चलो और आगे आ जाए। चलो ठीक है जी,
फिर आगे बढ़ते हैं, तो भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब सीखते हैं जर्नल एंट्रीज। हाँ जी, अब सीखते हैं जर्नल एंट्रीज। तो भाई डेप्रिसिएशन का पहला टारगेट था अमाउंट निकालना, वो आई होप कुछ बच्चों को आ गया, कुछ बच्चों को अभी भी जो है नहीं आया। ठीक है जी। और उसके बाद अब जिनको अमाउंट निकालना आ गया, फिर नेक्स्ट काम क्या होता है, अब इसकी जर्नल एंट्री जो है पास करनी होती है। ठीक है, तो अब जर्नल एंट्री पास करनी होती है, तो पूछ लेता हूं कितने बच्चों को जर्नल एंट्री पास करनी आती है? आती है कि नहीं आती है? जर्नल एंट्री पास करनी बहुत मजा जो है आएगा। ठीक है, तो बहुत मजा जो है आने वाला है। डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, मेरे को इसको समझाने में कई दिन लग जाएंगे। हाँ, आपको तो ऐसा लगता है कि आती है, तो भाई कई दिन जो है लग जाएंगे। तो दो जर्नल एंट्री सीखनी है। एक, जब मशीन खरीदते हैं, मशीन को यूज करते हैं, और फिर मशीन को जब सेल करते, इतनी जर्नल एंट्री जो है सीखनी है। तो जब मशीन खरीदते हैं तब जर्नल एंट्री क्या होगी? मशीनरी टू बैंक अकाउंट या मशीनरी टू वेंडर अकाउंट, बस इतना आपको जो है आता है, इससे ज्यादा आप अपने आप से उम्मीद मत रखना। ठीक है, तो मशीन जब खरीदते हैं, अगर आपने वेंडर से खरीदी है तो मशीन टू वेंडर अकाउंट, और अगर आपने मशीन कैश पर खरीदी है तो मशीन टू कैश अकाउंट, इतना आपको जो है आ जाता है। उसके बाद फिर डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उसके बाद फिर मशीन को बेचते हैं, वो सारा जो है सीखना है। तो लो जी, तो भाई जर्नल एंट्री पर आए, तो भाई पहला एसेट परचेज्ड, पूरा ध्यान अब बोर्ड पर रखना। एसेट परचेज्ड, तो भाई एसेट जब परचेज करते हैं तो हमारी एंट्री क्या है? हमने कहा जी एसेट अकाउंट टू, हमने कहा या तो बैंक अकाउंट हो जाएगा या क्या हो जाएगा? वेंडर अकाउंट। नॉर्मली रॉ मटेरियल जब खरीदते हैं तो क्रेडिटर अकाउंट आता है, और रॉ मटेरियल की जगह अगर आपने प्लांट मशीनरी कुछ खरीदा है तो क्रेडिटर नहीं कहते, तो हम क्या बोलते हैं? वेंडर अकाउंट जो है बोलते हैं। दोनों ही उधार पर लेने पर क्रेडिटर नॉर्मली आपका रॉ मटेरियल से रिलेटेड या फिनिश गुड से रिलेटेड होता है, और बाकी क्या है? वेंडर को नॉर्मली मशीन लैंड बिल्डिंग से जो है हम संबोधित जो है करते। कंफर्टेबल है? लो जी, और उसके बाद अब नेक्स्ट वेरी 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 एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जर्नल एंट्री। चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ये समझने में शायद कई साल आपको लग जाएं, हो सकता है आज की क्लास में समझ आ जाए, हो सकता है कई साल लग जाएं इसको समझने में। तो भाई इस बात को अच्छे समझना। सही, कई साल क्यों लगेंगे? क्योंकि आप स्कूल में जो पढ़कर आए हो ना, उसको भूलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे मुझे पता है भूले बैठे हो, कल का तो याद होता नहीं है। ठीक है, कल जो पढ़ा है वो तो याद होता नहीं, कहाँ पुरानी बातें याद होंगी। पर चक्कर वही है, आप ये गलत पढ़कर आए हैं, इसलिए कुछ बच्चे यहाँ गड़बड़ जो है करते हैं। चार्जिंग डेप्रिसिएशन, इस बात को समझना। दो ऑप्शंस हैं, मेथड, दो ऑप्शंस हैं, और दोनों को समझने में शायद मुझे 2-3 क्लासेस लग जाएंगी। दो मेथड हैं, दोनों में से कौन सा मेथड बेटर है, दोनों को कंपेयर जो है करेंगे। जैसे मेथड डेप्रिसिएशन निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, एसएलएम, डब्ल्यूडीबी, सब कुछ है, सबके अपने फायदे नुकसान हैं। ऐसी डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंट्री के भी दो मेथड हैं, और दोनों अलग मेथड हैं। आपने दोनों मेथड पढ़े, दोनों खिचड़ी जो है पकाई हुई थी। दो मेथड है, दोनों मेथड को समझना है। तो भाई समझे मेथड 1, और फिर से इंपॉर्टेंट है, दोनों मेथड से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर सेम बर्डन पड़ेगा, दोनों मेथड से बैलेंस शीट पर सेम बर्डन जो है पड़ता है, पर दोनों मेथड का सोच अलग है, उसको जो है समझना है। तो मेथड 1 और मेथड 2, आज की क्लास, कल की क्लास, परसों की क्लास, मेरे को 6 घंटे शायद लग जाएंगे इस बात को समझाने में, इस बात को समझाने में। पर होता वही, कई बच्चे इस समय बोलते हैं हमें तो आता है, और वो मेरी बात सुनते समझते नहीं। 3 लेक्चर के बाद फिर कहेंगे सर एक बार फिर से समझा दो, कंसेप्ट ऊपर से जो है निकल गया। इसलिए पूरा ध्यान बोर्ड पर जो है रखना। मेथड 1, मेथड 2। मेथड 1 है चार्जिंग डेप्रिसिएशन, चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज करना डायरेक्टली
डायरेक्टली फ्रॉम एसेट अकाउंट। पढ़ा आप सबने है, थोड़ा थोड़ा आपको पता है पर समझा नहीं है। और डेप्रिसिएशन चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, पूरा एक चैप्टर भी है। और बाद में जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे, सोल प्रोप्राइटर पढ़ेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइज पढ़ेंगे, पार्टनरशिप पढ़ेंगे, सब में डेप्रिसिएशन आने ही आना है। डेप्रिसिएशन मान के चलें 5 से 10 नंबर अपने आप में चैप्टर है, और सारे चैप्टर में ये डेप्रिसिएशन आना है। और अगर डेप्रिसिएशन गलत कर दिया तो आपका नेट प्रॉफिट कई सारे चैप्टर में गलत हो जाएगा, बैलेंस शीट गलत जो है हो जाएगी। इसलिए डेप्रिसिएशन समझना, और फाइनल अकाउंट में ये आपको पता होना चाहिए फाइनल अकाउंट में कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। जिस मेथड से चार्ज करें उस मेथड से मुझे डेप्रिसिएशन जो है निकालना होगा। तो भाई समझिए, एक मेथड है कि मैंने एसेट से डेप्रिसिएशन जो है चार्ज किया, और दूसरा मेथड क्या है, हमने कहा चार्जिंग डेप्रिसिएशन, चार्जिंग डेप्रिसिएशन बाय क्रिएटिंग, charging depreciation by creating accumulated depreciation account। ये अकाउंट क्यों बनाते हैं, इसको सारा समझना है। अकाउंट बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, इसको जो है समझना है। कुछ लोग इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से संबोधित करते हैं, जो बहुत अच्छा है। पर कुछ लोग, मैक्सिमम लोग कहूँगा, वो क्या करते हैं, एक गलत नाम लिख देते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आपने शायद यही पढ़ा होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये नाम गलत है, हम कोई प्रोविजन नहीं बना रहे, पर मार्केट में चल रहा है, इसलिए मेरे को दोनों ही अकाउंट आइडियली क्या लेके चलेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एक नाम होना चाहिए। यहाँ कई बार इसको हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी जो है कह देते हैं। और इस बात को चेक करें, हमने कहा जब डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाली, पहले साल की डेप्रिसिएशन वैल्यू मेरी मान लीजिए ये वैल्यू आ गई 92,820। अब इसकी जर्नल एंट्री पास जो है करनी है, तो चेक करें इसकी जर्नल एंट्री अपने को पास जो है करनी है। तो इसकी जर्नल एंट्री फर्स्ट केस में हम क्या पास करते हैं, डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, ये आप एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करा डायरेक्टली फ्रॉम एसेट अकाउंट, तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। और फिर डेप्रिसिएशन मेरा कहाँ जाएगा, पीएनएल में। एसेट मेरा डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, पीएनएल में। तो नेक्स्ट एंट्री अपन पास करते हैं पीएनएल टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो भाई दो ही एंट्री पास करनी है, डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, और सेकंड क्या होगा, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कंफर्टेबल है, ये आपने ऑलमोस्ट सही जर्नल एंट्री जो है सीखी है। इसमें तो मुझे लगता है ये शायद सीख कर आए थे, डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। मेरे को डर है इस एंट्री को लेकर, यहाँ पर कई बार कुछ बच्चे कहते हैं हम गलत एंट्री सीख कर आए थे। यहाँ पर वही जो अमाउंट में भी आया, मे बी ये अमाउंट आना है 92,820। तो भाई क्या एंट्री आपने स्कूल में सीखी है, शायद बच्चे सीखते हैं पीएनएल टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्या ये सीख कर आए थे, हाँ जी, पीएनएल टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितने बच्चे ये सीख कर आए थे, अच्छा कोई सीख कर नहीं आया, बहुत ही बढ़िया। तो आप क्या सीख कर आए थे, डेप्रिसिएशन टू, अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर अगर आप ये सीख कर आए तो बहुत बढ़िया, एंट्री सेम रहेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू। बस यहाँ पर हम एसेट से चार्ज नहीं कर रहे, हम एक दूसरा अकाउंट जो है ओपन करते हैं। तो हमने कहा डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो भाई डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है ये हम करते हैं। और फिर नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या रहती है, सेम पीएनएल टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है हमारा आ जाएगा। ठीक है जी, तो मैंने कहा ध्यान रखना दो एंट्री पास करनी है,
खबरदार किसने सो क्लब कर दिया हो, क्योंकि कुछ स्कूल में ऐसा पढ़ाते हैं, देखो डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन है, फिर पीएनएल टू डेप्रिसिएशन है, देखो ये मेरा कैंसिल हो गया, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, पीएनएल टू एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन नहीं करना, नहीं करना। अभी आज समझोगे, आज नहीं कल परसों समझोगे, ये एंट्री मुझे दूर तक भी पास जो है नहीं करनी। ऐसे तो फिर तो ये भी हो जाएगा डेप्रिसिएशन टू एसेट, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन खत्म हो गया तो पीएनएल टू एसेट जो है हो जाएगा। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मुझे रिकॉर्ड करना है, मेरे को डेप्रिसिएशन का अकाउंट खोलना जरूरी है। इस साल कितना डेप्रिसिएशन जो है मैंने चार्ज करा, अकाउंट खोलना जरूरी है। सीधा पीएनएल टू एसेट जो है नहीं करोगे। अगर पीएनएल टू एसेट करोगे तो यही नहीं पता ये पीएनएल टू एसेट क्या है, क्या एसेट को बेचने से नुकसान हुआ, हमने कहा नहीं, एसेट मेरे पास अभी है, मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करा है, इसलिए ये अकाउंट मुझे खोलना बहुत जरूरी है, ये अकाउंट मुझे खोलना बहुत जरूरी है। कुछ की बात समझ आती है? तो भाई ये मेरी अकाउंटिंग एंट्री जो है हुई। पहले एक बार इसी को समझते हैं, इसी को समझते हैं, जो शायद आज की क्लास में भी नेक्स्ट क्लास में जो है समझ आएगा, और दोनों को फिर कंपेयर करेंगे कि सर दोनों में आखिर फर्क क्या है, और फिर समझेंगे सर मेथड 1 अच्छा है या मेथड 2 अच्छा जो है रहेगा, दोनों के क्या फायदे नुकसान है। फिर जो आपको अच्छा लगे वो आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट जो है कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो तो भाई एग्जाम्पल नंबर कौन सा आ जाएगा, 5। एग्जाम्पल नंबर 5। और बस आपसे बार रिक्वेस्ट करूंगा, जितना पढ़ाया मैंने भी और बाकी सब टीचर्स ने भी, जो जो पढ़ा रहे हैं डेली बेस पर याद करते जाना, नहीं तो गड़बड़ जो है हो जाएगी। उसके बाद फिर डिसाइड कर लेना, अगर ये सारा कंफर्टेबल चल रहा है और साथ में लग रहा है सर ये थोड़ा मस्त चल रहा है, साथ में मैं कॉलेज भी जाना चाहता हूँ, शौक ऐसे पाल रखे हैं, तो कॉलेज का एग्जाम अपना फॉर्म वॉर्म फिल करना, और आपको लगता है नहीं सर इसमें ही मेरे को पूरा टाइम लगता है, तो ये डिसीजन आपका जो है रहेगा। ठीक है, कई बच्चे पूछ रहे थे सर क्या मेरे को सीयूटी का एग्जाम देने चाहिए नहीं देने चाहिए, ये डिसीजन आपका है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर सीए कंफर्टेबल चल रहा है और साथ में आपको लगता है हाँ सर मेरे को सीयूटी वाला शौक भी पालना है, कॉलेज भी जाना है, अगर आपको लगता है दोनों चीजें मैनेज होगी तो जाना, और कल को आपको लगे नहीं सर सीए में ही अच्छा खासा मेहनत जो है लग रही है और कॉलेज के साथ में नहीं कर सकता, तो भाई फिर बिल्कुल जो है मत जाना। नहीं तो ना इधर के रहोगे ना उधर के, ना तो कॉलेज जा पाओगे ना सीए जो है कर पाओगे। इसलिए ये डिसीजन आपका है, और ये फिर से सबका पर्सनल डिसीजन जो है रहता है। जिनको लग रहा है सीए कंफर्टेबल चल रहा है और कॉलेज भी जा सकते हो तो बिल्कुल जाओ। मैं कॉलेज गया हूँ, बीकॉम ऑनर्स रेगुलर कॉलेज से मैंने किया है, मेरे को सीए बड़ा कंफर्टेबल लगा, मैं इसमें क्या पढ़ रहा है, कुछ है नहीं, टाइम पास जो है चल रहा है, ऐसा मेरा अनुभव था। मेरा अनुभव था, मैं कॉलेज भी गया, कॉलेज भी टाइम पास हुआ, यहाँ भी टाइम पास हुआ। पर किसी का अनुभव हो सकता है नहीं सर इतने में ही हालत खराब जो है हो गई, अगर इसी में हालत खराब होगी फिर सोच लेना सीए करना है कि नहीं करना। आपने कहा नहीं सर इतनी में हालत खराब होगी, इतना मैं पढ़ाकू नहीं हूं, तो सीए छोड़ के कॉलेज चले जाओ। और जिसको लगता है नहीं सर बड़ा मस्त चल रहा है पर इसके साथ साथ मैं और कॉलेज नहीं जा सकता, कॉलेज मत जाना। और ऐसा भी हो सकता है सर ये तो बहुत ईजी लग रहा है, सर क्लास में ही सब कुछ रिवाइज हो गया, घर पे तो आधा एक घंटा पढ़ता हूँ, मेरे पास एम्पल ऑफ टाइम है, मैं कॉलेज भी जा सकता हूँ, बिल्कुल जाए, बिल्कुल जाए, कॉलेज भी जा सकते हैं। मैं गया हूं तो मुझे पता है वर्थ तो होती है अगर कॉलेज और सीए दोनों साथ साथ कर लो, पर हाँ हिम्मत वाली बात होती है, अगर हिम्मत है गट्स है तो साथ जाना, नहीं तो ऐसे भी कितने बच्चे बाद में कॉलेज भी ड्रॉप करते हैं, सी भी ड्रॉप जो है हो जाते, तो अपनी काबिलियत पहचान लो, उसके हिसाब से डिसीजन जो है ले लीजिएगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहे हैं मिस्टर एक्स परचेज्ड Mr. X purchased a machine. Mr. X purchased a machine on 1st October 2018. चलो जी, अब 1st अक्टूबर ले लिया है, तो जो बच्चे का डाउट था सर बीच में आ जाए तो कोई 1st अक्टूबर 1st सितंबर जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो हमने कहा फॉर ₹2 लाख, तो हमने भाई एक मशीन खरीदी 2 लाख रुपए की। फिर कह रहे हैं एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ 2 years, 2 साल की लाइफ रखते हैं कि 2 साल का पूरा अकाउंटिंग ईयर जो है चेक करेंगे कैसे कैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू
और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 20,000। 2 साल के बाद 20,000 में ये मशीन बिक जाएगी। उसके बाद फिर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये पेपर में गिवन होगा। एसएलएम पेपर में गिवन जो है होगा। अभी तो क्या था, सारे मेथड से कैलकुलेशन करा दी, फिर पेपर में गिवन होगा, एक मेथड होता है, उसके हिसाब से आपको निकालना जो है होगा। ठीक है जी। फिर आ जाए मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, ये आया। फिर कह रहे हैं मशीन was installed and put to use। मशीन को मैंने इंस्टॉल किया और पुट टू यूज का मतलब रेडी टू यूज। मशीन किस दिन रेडी टू यूज हुई? पुट टू यूज ऑन 1 जनवरी 2019। हमने मशीन कब खरीदी? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को मशीन खरीदी। मशीन आने में, इंस्टॉल होने में, साइट प्रिपेयर होने में, फिर एक इंस्टॉलेशन पर्पस आया, वो आया, टेस्टिंग हुई, सब कुछ होने के बाद 1 जनवरी को ओके आ गया था भी, अब जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। तो फिर से सवाल हुई डेप्रिसिएशन किस दिन से चार्ज करनी है, 1 अक्टूबर या 1 जनवरी? 1 जनवरी। ठीक है, बस यहीं से पेपर शुरू होता है। जिसने 1 अक्टूबर कर दिया सारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन अमाउंट ही गलत निकलेगा, जनरल एंट्री पास करने सारा गड़बड़ जो है हो गया। इसलिए जो पढ़ा रहे बहुत कंसेप्चुअल चल रहा है, जितना पढ़ाया डेली बेस पर रिक्वेस्ट करूंगा बस याद करते जो है चले जाना। तो 1 जनवरी से डेप्रिसिएशन जो है लगनी है। और आपसे कह रहे हैं प्रिपेयर, आई एम सॉरी, पहले करो जर्नलाइज। पहले तो या प्रिपेयर जर्नल एंट्री कर लो, जर्नलाइज। अब आपको क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करनी है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। फिर आपको लेजर अकाउंट्स बनाने हैं एंड बैलेंस शीट, एंड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। और फिर बैलेंस शीट में जो रेलेवेंट चीज है वो आपको जो है दिखानी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19, 2019-20, 2020-21 एंड 2022-23। हम जर्नल एंट्री पास करना सीख रहे हैं 18-19, 19-20, 20-21, 22-23 बाय बोथ मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, बाय बोथ मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मेथड 1 से भी सीखेंगे, मेथड 2 से भी सीखेंगे। मेथड 1 मेरे को लगता है आज हम सीख लेंगे, मेथड 2 कल सीखेंगे। फिर दोनों को कंपेयर जो है करेंगे और फिर देखेंगे कौन सा मेथड बेटर है, किसके कितने फायदे नुकसान जो है आ जाते। कंफर्टेबल है? तो भाई ये अपने को जो है सीखना है। अच्छा, एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, जब भी ऐसा लिखा हो 18-19, इसका क्या मतलब होता है? 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। और अगर लिखा हो 2018, 2019, 2020, तो क्या मान के चलेंगे? कैलेंडर ईयर। तो सवाल में, किताबों में या पेपर में जब भी सवाल आएगा, अगर लिखा हो यहाँ पर फॉर ईयर 2018, 2019, 2020, 2021, तो क्या मान के चलोगे? कैलेंडर ईयर हम फॉलो जो है कर रहे हैं। और अगर ऐसा ना लिखा हो और अगर आपको लिखा हो 2018, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 23 जो भी है, तो मान के चलते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है होगा। नॉर्मली दो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है चलते हैं, कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर। और अगर इसके अलावा और कोई ईयर हो, वो फिर आपका सवाल स्पेसिफिकली बताएगा कि ये जो पर्सन है इसका जो ईयर है कुछ और है, पर वो नॉर्मली बताते जो है नहीं है। तो दो ही पॉपुलर चलते हैं, या तो फाइनेंशियल ईयर चलता है या कैलेंडर ईयर जो है चलता है। कंफर्टेबल है? चलो, तो भाई पहले तो अमाउंट निकाल लेते, फिर जर्नल एंट्री पर जो है अपन आएंगे। तो बताएं जी, अमाउंट पर आए, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? एक्विजिशन कॉस्ट। अब मुझे ध्यान से बताओ, एक्विजिशन कॉस्ट
बच्चा कह रहे 21 22 भूल गए, ऐसा कुछ हुआ? अच्छा, 18 19 19 20 20 21, यहाँ पर एक आ जाएगा 21 22 और 22 23। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। तो भाई 21 22 भी जो है आ जाएगा। चलो, एक्विजिशन कॉस्ट, तो भाई पहला बताओ एक्विजिशन कॉस्ट कितना आया? मेरी मशीन कितने की है? 2 लाख की। और भी कुछ इसे मैंने बताया है? नहीं, बस 2 लाख की मशीन है, बात खत्म। फिर मैंने कहा डेप्रीशिएबल अमाउंट, डेप्रीशिएबल अमाउंट बताओ जी वो कितना आएगा? 2 लाख में से 20,000 माइनस हुआ, ये कितना आया? 1,80,000। ठीक है जी, 1,80,000। यहां तभी क्लियर है? डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन पर वापस आओ, वो क्या था? इट्स अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ध्यान से मुझे बताओ इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? यूजफुल लाइफ कितनी है? 2 इयर्स। और यूजफुल लाइफ कहां से शुरू होगी? 1 जनवरी 2019 से। जैसे रेडी टू यूज हुआ, जैसे रेडी टू यूज हुआ, यहां से 2 साल की लाइफ है, यहां से 2 साल की लाइफ है। तो बताओ 2 साल की लाइफ कहां से होगी? 1 जनवरी 2019 से 2 साल कहां पर खत्म होंगे? 31 दिसंबर 2020। 2019 पूरा कैलेंडर ईयर, 2020 पूरा कैलेंडर ईयर। तो 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2020, ये 2 साल हो गए। इतनी बात क्लियर है? ध्यान से चेक करो, 2 साल मेरे हो गए, तो मेरे को 1,80,000 को एलोकेट करना है इस पीरियड में। फिर से डेफिनेशन पर आओ। डेफिनेशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो इस मशीन की लाइफ 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2020 में खत्म जो है हो जाती है। इतनी बात क्लियर है? हमारा मेथड कौन सा है? SLM। हमारा मेथड कौन सा है? SLM। इतनी बात क्लियर है? SLM के हिसाब से अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन, SLM के हिसाब से अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1,80,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया? 90,000 पर एनम। 90,000 पर एनम पर फिर से इंपॉर्टेंट क्या है? 90,000 एक साल, और साल कौन सा? यूजफुल लाइफ का साल। इसका मतलब 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 में हम कितना चार्ज करेंगे? 90,000। और ऐसे ही 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 कितना चार्ज करेंगे? 90,000। इतनी बात भी क्लियर है? तो मशीन की यूजफुल लाइफ के हिसाब से मुझे एलोकेट जो है करना है। पहली बात तो ये। अब मेरा जो पीएनएल बन रहा है, अगर मेरा पीएनएल भी कैलेंडर ईयर चल रहा होता, काम बड़ा मस्त हो जाता। पर मेरा फाइनेंशियल ईयर जो है चल रहा है। मैं जो पीएनएल बना रहा हूं, मैं तो पीएनएल अलग बना रहा हूं। तो अब आराम से सोच के बताओ, मेरा जो पीएनएल है 1 अप्रैल 18 से 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 का पीएनएल बनेगा। फिर मेरा अगला पीएनएल 31 मार्च 20 तक बनेगा। अगला पीएनएल 31 मार्च 21 तक बनेगा। अगला पीएनएल 31 मार्च 22 तक जो है बनेगा। मैं अच्छा 23 तक जो है लेकर जा रहा हूं। ठीक है, अगला पीएनएल 31 मार्च 23 तक जो है बनेगा। ठीक है, अब 2 एस्पेक्ट को समझना। पहला, डेप्रिसिएशन ऐसे लगना है, पर मेरे को अपने पीएनएल में कितना लेकर जाने वो मेरे को जो है समझना है। अब ध्यान से चेक करो, कह रहे 90,000 की डेप्रिसिएशन कब से कब तक लगेगी? हमने कहा कब से कब तक? यहां एक डेट आई, एक डेट यहां पर आई 1 जनवरी 19, और यहां पर एक डेट आ रही है 31 दिसंबर 19। हमने कहा यहां तक का डेप्रिसिएशन कितना लगना है? 90,000।
क्योंकि डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ के हिसाब से लगना है तो 90,000 डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगना है। ऐसे ही 1 जनवरी से अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो मैंने कहा 31 दिसंबर 20 यहाँ तक डेप्रिसिएशन कितना लगना है 90,000। इतनी बात भी क्लियर है, यहां तक का डेप्रिसिएशन कितना लगना है 90,000। पर अब सवाल मेरे को लगता है आप कर पाएंगे, मेरा पीएनएल बन रहा है इस पीरियड का, इस पीरियड में कितना डेप्रिसिएशन पीएनएल में लेकर जो है जाऊं। तो भाई आराम सोच के बताओ, यहां तक तो डेप्रिसिएशन लगना ही नहीं, ठीक है। अब यहां से यहां तक का 90,000 है, सवाल ये है यहां तक का कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। तो भाई आपने कहा 1 जनवरी है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 12 महीने होते, तो भाई यहाँ कितने महीने हैं 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ तक कितने महीने हैं 9 महीने। तो इस समय सिस्टमैटिकली अगर बात करें तो मैं क्या कर सकता हूँ 3 महीने 9 महीने कर सकता हूँ। तो मैंने कहा यहाँ का डेप्रिसिएशन 3 महीने का लगा ले, वो कितना लगेगा, आपने कहा जी 90,000 डेप्रिसिएशन अगर 12 महीने का है तो 3 महीने का कितना कितना आ रहा है 22,500। सही निकाल रहे हो, कैलकुलेटर पर निकाला है, चलो फिर भरोसा कर सकता हूं। और फिर आ जाए यहाँ 9 महीने का निकालना है, तो 9 महीने कैसे आएगा, आप कहेंगे 90,000 अगर 12 महीने का है तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन बताओ जी कितना 67,500। क्या ये बात समझ आई। ऐसे ही फिर अब यहां तक का चलना है, यहाँ क्योंकि एसएलएम है तो सेम था, अगर डब्ल्यूडीबी होता अमाउंट सारा चेंज हो जाता। बात वही है, ये पूरे साल का है, ये पूरे साल का है, तो यहाँ पर 3 महीने का कितना वही सेम आ जाएगा 22,500 और यहाँ का कितना आ जाएगा 67,500। यहाँ मशीन खत्म हो गई, यहाँ का डेप्रिसिएशन निल, यहाँ का डेप्रिसिएशन निल जो है आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई। और फिर मैंने कहा अब मेरे को इस फाइनेंशियल ईयर पर आ जाऊं तो यहाँ तक का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 22,500, यहाँ तक का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, ये कितना आ रहा है 90,000, यहाँ से यहाँ तक का डेप्रिसिएशन कितना 67,500, यहाँ आगे का डेप्रिसिएशन कितना 0 जो है आ जाएगा। ठीक है जी। तो भाई डेप्रिसिएशन हमने पहले यूजफुल लाइफ के हिसाब से निकाला और फिर उसको सिस्टमैटिकली मेरे फाइनेंशियल ईयर में जो है मैं लेकर जो है आया हूँ। ठीक है जी। क्या ये बात कुछ कुछ समझ आती है, कंफर्टेबल चल रहा है। और तभी मैं फिर से कहा मैं सारे लेक्चर रिकॉर्डेड भी आपको जो है दे रहा हूँ, इसीलिए समझ आ जाए। कई बच्चों को फर्स्ट शॉट में समझ आते, अच्छी बात है, कईयों को समझ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। घर पर फिर से इस लेक्चर को समझो, बार बार समझो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जैसे समझ आएगा फिर काम बढ़िया जो है हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, हमने पहले डेप्रिसिएशन निकाला यूजफुल लाइफ के हिसाब से, उसको फिर मैंने एलोकेट किया अपने फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, और अब जो है अपना जो है जर्नल एंट्री पर जो है आ जाते हैं। लो जी, अब अपने जर्नल एंट्री पर जो है आ जाते हैं। लो जी, और अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे को 2 मेथड कराने, मेथड 1 और मेथड 2, और दोनों को कंपेयर करना है। अब ये आपकी ऑप्शन है, या तो मेथड 1, क्योंकि अभी पहले आपको मेथड 1 में सॉल्व करना सिखाऊंगा, तो पहले पूरा मेथड 1 करेंगे फिर मेथड 2 करेंगे। ऐसे भी करना चाहे कर सकते हैं, या आप डबल पेज ले लें। मेरा ऐसा मानना है डबल पेज के साथ शुरू करना। लेफ्ट हैंड साइड में हम मेथड 1 करेंगे, राइट हैंड साइड में कल मेथड 2 करेंगे, जिससे क्या होगा दोनों कंपेयर जो है हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी ऑप्शन है, चाहो तो पहले मेथड 1 पूरा कर लो फिर मेथड 2 पर आ जाना। पर मेरा ऐसा मानना है कंपेयर करने के लिए मेथड 1 लेफ्ट हैंड साइड पर सारा मेथड 1 करेंगे, राइट हैंड साइड का पेज पर कल मेथड 2 जो है करेंगे। ठीक है, तो डबल पेज ले लो, डबल पेज पूरा मेरे को डबल पेज जो है मेरे को चाहिए। कुछ बच्चे बड़े दुखी हो जाते हैं कि ऐसे बच्चे यहाँ पर भी क्वेश्चन शुरू हो गया है और अब सर कह रहे डबल पेज, बच्चा कह रहे सर ये पेज मेरा खराब हो गया, सर ये मेरा पेज खराब हो गया। बेटा तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है, जिंदगी संभालो पहले, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। ऐसे ना मुंह तर जाते सर मेरा आधा पेज खराब हो रहा है, बेटा फटाफट पेज पलटो, डबल पेज पर आ जाओ। ठीक है, यहाँ करियर बना लो, आधे आधे पेज को लेकर रोना मत, रोया करो। ठीक है, डबल पेज पर आ जाओ। डबल पेज लेफ्ट हैंड साइड पर
फिर से बता रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड पर मेथड 1 करते जाएंगे, राइट हैंड साइड पर मेथड 2 जो है करते चले जाएंगे। कंफर्टेबल है? चलो तो भाई शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के साथ। तो भाई अब चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर लिख लो मेथड 1, लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लें मेथड 1। ठीक है जी, मेथड 1 पर जो है आ जाए, सारा काम लेफ्ट हैंड साइड पर पहले करेंगे मेथड 1, फिर राइट हैंड साइड पर मेथड 2 पर जो है आएंगे। और बहुत ही बढ़िया बनाना है अपने को जर्नल। लो जी, तो भाई जर्नल आई होप बनाना आता होगा। तो भाई जर्नल पर आ जाएं, पहला कॉलम क्या होता है? डेट। तो भाई पहला कॉलम छोटू कॉलम डेट, उसके बाद दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, उसके बाद आखिरी 2 कॉलम डेबिट और क्रेडिट। स्कूल में सीखा होगा एक लेजर फोलियो कॉलम भी आते हैं, बनाना चाहो बना लेना, मेरा मन नहीं करता क्योंकि उस कॉलम में आपने आगे भी भरा तो कुछ होता नहीं, छोटा से कॉलम बना के छोड़ दे, तो इसको इग्नोर जो है मार दे। लेजर फोलियो क्या होता है, आप जब ट्रेनिंग में जाओगे वहां समझ आ जाएगा लेजर फोलियो क्या चीजें होती हैं, पर अभी इसको जो है छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, तो लो जी अब चेक करें ध्यान से, अब मुझे बताओ। हाँ जी, फर्स्ट एंट्री दिल मत तोड़ना, किस दिन करोगे? हाँ जी, फर्स्ट एंट्री किस दिन होगी? हाँ जी, 1 अक्टूबर को या 1 जनवरी को? पूछ लेता हूं, फर्स्ट जनरल एंट्री। अच्छा, फर्स्ट जनरल एंट्री कौन सी करोगे? मशीन खरीदने की। अब पूछ लेता हूं 1 अक्टूबर को या 1 जनवरी? हाँ जी, पूछ लेता हूं कितने करें 1 अक्टूबर करेंगे? कई सारे हाथ। और कितने करें 1 जनवरी को एंट्री जो है करेंगे? कुछ हाथ यहाँ पर भी जो है खड़े हुए। मशीन किस दिन खरीदी? 1 अक्टूबर। कब एंट्री करोगे? 1 अक्टूबर। कितना रट्टा मारते हैं कुछ बच्चे, कह रहे हैं 1 जनवरी। अरे बेटा 1 जनवरी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, इतना रट्टा मत मारा करो। हमने मशीन किस दिन खरीदी? 1 अक्टूबर, उस दिन एंट्री जो है करेंगे। ठीक है जी, आ जाओ। ऑनलाइन बच्चा कह रहा है सर द वे यू रोस्ट हैट्स ऑफ टू यू। बताओ, आ जाओ बेटा, मैं रोस्ट नहीं करता, मैं तो सच बोलता हूँ, बेइज्जती आपकी अपने आप हो जाती है। चलो आ जाओ। तो भाई 1 अक्टूबर 18, लो जी 1 अक्टूबर 18। ठीक है, हमने मशीन किस दिन खरीदी? 1 अक्टूबर 18। तो एंट्री क्या करोगे? मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ जी, कितने की मशीन है? 2 लाख। आई होप ये जर्नल एंट्री अच्छे से आती है। और जर्नल एंट्री के नीचे फिर हम क्या लिखते हैं? नरेशन। तो नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग मशीनरी परचेज्ड, है ना? यही नरेशन सीखी है आपने, बहुत ही बढ़िया। बेइज्जती इसकी बाद में करूंगा, इसका टाइम बाद में आएगा। क्या नरेशन है ये नरेशन होती है? नॉनसेंस। ये क्या लिखा आपने? बीइंग मशीनरी परचेज। बाद में बेइज्जती करेंगे भी, सोचना। हाईली एब्सर्ड नरेशन, ये कोई नरेशन है? नरेशन इस पूरी जर्नल एंट्री में, अगर आपको तो शायद एहसास भी नहीं होगा, इस पूरी जर्नल एंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होती है नरेशन। और इस नरेशन को समझाने के लिए अगर जनरली बताऊं 2 घंटे चाहिए। नरेशन ड्राफ्ट कैसे करते हैं वो भी एक कला है। आप कह रहे हैं बीइंग मशीन परचेज, नलायकों, अगर ये ना लिखता तो मैं दिख नहीं रहा बीइंग मशीन परचेज है। नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगले चैप्टर में जो है समझाऊंगा। सारी बेइज्जती आज करूंगा, दिक्कत हो जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने पता है कौन कौन सी बेइज्जती के टाइम होते हैं, तो इसकी बेइज्जती का टाइम बाद में जो है आएगा। ये बेइज्जती आगे देखिए, ठीक है? चलो तो ठीक है, आपके लेवल पर भी लिख लेना बीइंग मशीन परचेज। हाईली एब्सर्ड नरेशन है, इसको नरेशन नहीं कहते। इसके बाद में चर्चा करेंगे नरेशन कैसे लिखते हैं, पर अभी मेरा फोकस डेप्रिसिएशन पर है। ठीक है, तो अभी डेप्रिसिएशन फोकस जो है करते हैं, पर ये नरेशन नहीं होती। चलो एनीवेज, हमने 1 अक्टूबर को हमने मशीन खरीदी। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, क्या इसकी कोई जर्नल एंट्री होती है? बिल्कुल भी नहीं। हमने मशीन को इंस्टॉल किया, पुट टू यूज करा, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। उसके बाद अब जर्नल एंट्री कब होगी?
31 मार्च को। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो भाई 31 मार्च 2019, आओ भाई 31 मार्च 19 को डेप्रिसिएशन चार्ज करें पहले मेथड से। एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो पहले फाइनेंशियल ईयर 18-19 में कितना डेप्रिसिएशन था? 22,500, 22,500। और नरेशन क्या लिखते हो? बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। नॉनसेंस, कैसे आप ये लिख सकते हो? ये कैसे लिख सकते हो? ये नरेशन है, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। ये तो मेरे को वैसे ही दिख रहा है, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। नरेशन ये नहीं होती, नरेशन कुछ और ही होती है। नरेशन तो चीज ही अलग जो है होती है। क्या टाइम पास लिखकर जो आई थी, पर फॉर द टाइमिंग अभी इस पे चर्चा नहीं कर रहा, नहीं तो आपका ऊपर जंप हो जाएगा। आराम से 2 घंटे लगाएंगे हाउ टू राइट अ नरेशन, हाउ टू राइट अ नरेशन समझेंगे। आज नहीं समझा रहा, पर मेरे को समझ नहीं आता क्या अकाउंट्स पढ़कर जो है आए थे। और ऐसे अकाउंट्स को पढ़कर आपके अंदर दिलचस्पी जागी थी, हमें सीए बनना है। ये पढ़ के सीए बनना था, ये क्लरिकल काम होता है, ये कोई क्लरिक वाला काम जो है आप सीख कर आए थे। चलो एनीवेज, फिर आ जाओ नेक्स्ट 31 मार्च 19। नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे? हाँ जी, नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे? पीएनएल टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 22,500। नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएनएल। बहुत ही बढ़िया, कमाल के बच्चे हैं। ट्रांसफर टू पीएनएल, ओए होए, जैसे पता ही नहीं चल रहा था ऊपर एंट्री से कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। और आगे बढ़े तो भाई पहले साल ये हमारी जनरल एंट्री जो है हुई। ठीक है, पहले साल जनरल एंट्री हुई, यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। लो जी, नेक्स्ट बताएं। इसके बाद अगले साल मुझे बताओ क्या जनरल एंट्री पास करोगे? हाँ जी, अगले साल जनरल एंट्री कब पास होगी? हाँ जी, कब होगी? 31 मार्च 20। अगले साल कब होगी? 31 मार्च 20। भाई पूरे साल मशीन बस हम यूज कर रहे हैं, तो ईयर एंड में क्या करना है? वही सेम, डेप्रिसिएशन टू मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अगले साल की डेप्रिसिएशन आपने निकाली, टोटल पूरे साल की कितनी आई? 90,000। पूरे साल की कितनी आई? 90,000। तो अगले साल डेप्रिसिएशन 90,000, 90,000। ठीक है जी, नरेशन आप लिख लेना, मुझसे ना लिखा जाता। फिर आ जाओ 31 मार्च 20 को। नेक्स्ट एंट्री क्या है? पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 90,000, पीएनएल अकाउंट टू डेप्रिसिएशन 90,000। ठीक है जी, और आगे बढ़े। चलो और आगे जो है आ जाएं, फिर नेक्स्ट ईयर पर आ जाएं। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? फिर से 31 मार्च 21। अगले साल फिर मैंने मशीन यूज करी, अगले साल फिर मैंने मशीन यूज करी। हाँ जी, वो मशीन कहाँ यूज करी? यहाँ तक मेरी दिसंबर तक यूज हुई, पर मैंने कहा डेप्रिसिएशन पूरे साल का कितना लगेगा? 67,500। तो भाई अगले साल का डेप्रिसिएशन फिर मैंने चार्ज करा, डेप्रिसिएशन टू मशीन, डेप्रिसिएशन टू मशीन 67,500। 67,500 जो है आपका जो है आया। ठीक है जी, और आगे जो है आ जाते हैं। तो भाई चेक करें, और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री मेरी क्या है? हाँ जी, नेक्स्ट एंट्री मेरी क्या है? 31 मार्च 21 को पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन कितना? 67,500।
ठीक है, नरेशन सेम लिख लेना, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज और बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड। ठीक है जी। उसके बाद फिर आगे आए 31 मार्च 22। उसके बाद फिर मुझे बताओ 31 मार्च 22 इस साल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करोगे? खत्म, क्योंकि मशीन की लाइफ खत्म है, मशीन वहां पर खत्म हो जाएगी, इसलिए अगले साल मेरा क्या रहेगा? नो एंट्री। उसके बाद मैं कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करूंगा, बस मशीन मेरे गोडाउन में आज स्क्रैप पड़ी रहेगी, बस वो बैलेंस शीट में जो है पड़ी है, पर मैं कोई जर्नल एंट्री पास जो है नहीं करूंगा। ठीक है जी, कंफर्टेबल है? लो जी, आराम से चेक कर लें, यहाँ तक सारा ठीक चल रहा है? लो जी, तो भाई जर्नल एंट्री चेक करें। सबसे पहले जर्नल एंट्री मशीन खरीदने की हमने चार्ज करी, हमने एंट्री पास करी। फिर हर साल जब तक यूज कर रहे हैं हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे, जब तक मशीन यूज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन चार्ज जो है हम करते जाएंगे, और जब मशीन खत्म हो गई, उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो गई, तो उसका डेप्रिसिएशन उसके बाद चार्ज नहीं होगा। आई होप लेफ्ट पेज पूरा भर गया होगा। ठीक है, राइट हैंड साइड वाला पेज मेथड 2 कल डिस्कस जो है करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। हाँ जी, अब नेक्स्ट पेज पर आ जाए। डबल पेज हमारा चल रहा है, तो लेफ्ट पेज पर हमने जर्नल एंट्री करी मेथड 1 से, कल की क्लास में जर्नल एंट्री करेंगे मेथड 2 से। फिर से नेक्स्ट लेफ्ट पेज पर आओ, अब लेजर अकाउंट सीखेंगे। फिर से लेफ्ट पेज पर आ जाओ, टॉप पर लिख लो मेथड 1, टॉप पर लिखें मेथड 1। तो मेथड 1 से हम काम जो है कर रहे हैं। लो जी, मेथड 1 पर आए और हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। लो जी, अब अपन को बनाना है मशीनरी अकाउंट। तो भाई चेक करें मशीनरी अकाउंट। लो जी, मशीनरी अकाउंट। तो भाई चेक करें मशीनरी अकाउंट। तो भाई फिर से मशीनरी अकाउंट, पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर से कॉलम है डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ऑनलाइन बच्चा पूछ रहा है सर मेथड 2 एक पेज पे होगा? हाँ बेटा, तो वही जर्नल एंट्री सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर जितनी जर्नल एंट्री, राइट हैंड साइड पर उतनी ही जर्नल एंट्री जो है चलेगी, तो इसलिए लेफ्ट पेज राइट पेज। अब फिर से लेफ्ट हैंड साइड पर जो है आप आ जाए, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाए। और अब मुझे क्या करना है, एक आपका मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। चलो पहले मशीन अकाउंट पर आ जाए। पोस्टिंग करना शायद आप सबको आता होगा, तो पोस्टिंग फर्स्ट एंट्री मेरी क्या है, मशीनरी टू बैंक अकाउंट। मशीनरी अकाउंट ध्यान रखना डेबिट करा है, इसलिए मशीन के डेबिट साइड में कितना लिखेंगे, 2 लाख। मशीन अकाउंट को डेबिट करा है, तो मशीन के डेबिट साइड में 1 अक्टूबर 18 को दिस इज माय डेबिट साइड, दिस इज माय क्रेडिट साइड। डेबिट करना है कितने से, 2 लाख से, तो यहां पर क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट। हमने 1 अक्टूबर को मशीन खरीदी, टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट आ जाएं, फिर नेक्स्ट चेक करो 31 मार्च को मशीनरी की बात करें, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी को मैंने क्या करा है, क्रेडिट करा है 22,500 से, मशीन को क्रेडिट करा है। क्रेडिट साइड में लिखेंगे 31 मार्च 19, हमने कहा जी बाय डेप्रिसिएशन, कितना, 22,500। ठीक है जी, 22,500। उसके बाद फिर आगे आए और नेक्स्ट एंट्री मेरी क्या है, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, और ईयर मेरा क्या हो गया, क्लोज। जैसे ईयर क्लोज होता है, फिर आपको पता होगा लेजर अकाउंट को क्या करते हैं, क्लोज जो है करते हैं। तो लेजर अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो यहाँ पर 31 मार्च 19 को ये क्या आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसको मैंने टोटल किया 2 लाख, इधर मैंने टोटल किया कितना, 2 लाख, और 2 लाख में से 22,500 माइनस करो, 177,500। ठीक है जी,
तो भाई 1,77,500 जो है हमारा आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, 1 अप्रैल 19 को ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है ये क्या होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 177,500, 177,500। अगले साल हमने और कौन सी जर्नल एंट्री पास करी, अगले साल एक एंट्री पास करी, डेप्रिसिएशन टू मशीन अकाउंट। मशीन को क्रेडिट करा है तो क्रेडिट साइड पर अपन क्या करेंगे, 90,000। क्रेडिट साइड पर फिर से मुझे क्या लिखना है, 90,000। तो भाई 31 मार्च 20 को, 31 मार्च 20 को फिर से हम कर रहे हैं बाय डेप्रिसिएशन। और इस साल और कोई एंट्री नहीं थी, एक था डेप्रिसिएशन टू मशीन, फिर पीएल टू डेप्रिसिएशन, तो मशीन अकाउंट में और कोई जनरल एंट्री नहीं आई, इसलिए 31 मार्च 20 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। फिर से मैंने टोटल करा 177,500, यहाँ पर मैंने टोटल किया 177,500, 90,000 माइनस करो तो कितना आएगा, 87,500। ठीक है जी। फिर चेक करें 1 अप्रैल 20 को फिर से बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 87,500। और 2021 में ये मैंने जर्नल एंट्री पास करी, फिर से डेप्रिसिएशन टू मशीन 67,500। मशीन को क्रेडिट करा है, क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे 31 मार्च 21 को बाय डेप्रिसिएशन 67,500। और फिर 31 मार्च 21 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ गया, 20,000। और ध्यान से चेक करो क्या मशीन की लाइफ खत्म हो गई है, मशीन की लाइफ खत्म हो गई, हाँ जी। तो जैसी मशीन की लाइफ खत्म हो जाए तो चेक करो बैलेंस हमेशा क्या बचना चाहिए, स्क्रैप वैल्यू। ये हमेशा लास्ट में क्या बचेगा, स्क्रैप वैल्यू जो है ये मेरी बचेगी। और ऐसे ही फिर आगे बढ़े, एक साल और मैंने आपसे कहा, एक साल मैंने और आपसे कहा 1 अप्रैल 21 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 20,000। क्या मशीन की लाइफ खत्म हो गई है, हाँ जी खत्म हो गई। जब मशीन की लाइफ खत्म हो गई तो क्या मशीन पे इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो जब तक मशीन यूज करते हैं तब तक डेप्रिसिएशन लगेगा। अब मशीन हम यूज नहीं कर रहे, मशीन की लाइफ खत्म है, अब ये क्या है, गोडाउन में बस पड़ा है, किसी दिन रद्दी वाले को बेचेंगे, तो इस साल फिर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। तो हमने कहा सिर्फ बाय बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा, कितना, 20,000। अब हर साल बस यही रहेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा, क्योंकि मशीन की लाइफ खत्म जो है हो गई है। Depreciation is a systematic allocation of depreciable amount over its useful life। जब तक मशीन को आप यूज कर रहे हैं या यूज कर सकते हैं तब तक क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन जो है लगेगा। अगर लाइफ खत्म हो गई, अगर मशीन खत्म हो गई उसके बाद कोई डेप्रिसिएशन हम चार्ज नहीं करते। कंफर्टेबल है, लो जी। ऐसे ही फिर नेक्स्ट अकाउंट सीखते हैं। नेक्स्ट अकाउंट मेरा क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट अपन को बनाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो भाई नेक्स्ट अकाउंट अपन बनाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो भाई फिर से चेक करें डेप्रिसिएशन अकाउंट। आई होप अभी भी आपके पास स्पेस होगा लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, हाँ। तो उसी के नीचे अकाउंट जो है बना लें, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास स्पेस होगा, उसी में अकाउंट जो है बनाते चले जाएं। तो भाई डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट जो है आ जाएगा। ठीक है जी, और आगे आ जाए। चलो जी,
ऑनलाइन बच्चा कह रहे सर जो लास्ट वाली एंट्री है उसमें हमने डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर तक क्यों चार्ज क्यों नहीं करा, हमें सीधा मार्च में। अच्छा, इस बात को भी चेक करें। बच्चे ने कहा सर हमारी लाइफ खत्म हो गई मशीन की लाइफ कब खत्म हुई? 31 दिसंबर को। मशीन की लाइफ हमारी कब खत्म हो गई? 31 दिसंबर को। वहां तक का डेप्रिसिएशन कितना है? 67,500। तो बच्चे का सवाल, तो सर डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री हमें 31 दिसंबर को चार्ज करनी क्यों नहीं चाहिए? एक परंपरा है। परंपरा क्या है? हम डेप्रिसिएशन हमेशा 31 मार्च को ये एंट्री पास करते हैं। डेप्रिसिएशन कहाँ तक लगाएंगे? यूजफुल लाइफ। कहाँ तक लगेगा? 31 दिसंबर तक ही डेप्रिसिएशन लगेगी। पर इसकी जर्नल एंट्री हम कब पास करते हैं? 31 मार्च को, क्योंकि ये काम कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, ये काम किसका होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट का, डेप्रिसिएशन निकालने का। इसलिए हम कब जाते हैं? 31 मार्च के आसपास जो है क्लाइंट के पास जाते हैं और उससे पूछ लेते हैं भाई आपके पास कौन कौन सी मशीन थी, कब कब क्या था। तो ये जर्नल एंट्री पास कब होगी? 31 मार्च को जो है पास होगी। तो हमने कहा यहाँ पर 31 मार्च तक कितना डेप्रिसिएशन आया? 22,500। यहाँ पर कितना आया? 90,000। यहाँ पर हमने कहा ठीक है मशीन मेरी खत्म हो गई 31 दिसंबर को, पर डेप्रिसिएशन चार्ज हम कब तक करेंगे? 31 दिसंबर। पर इसकी जर्नल एंट्री कब पास होगी? 31 मार्च को। तो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री हम कब पास करते हैं? 31 मार्च को जो है पास करते हैं। या अगर मशीन बीच में सेल करेंगे तब हम पास करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में जो है समझेंगे। ठीक है जी, चलो फिर आगे जो है आ जाओ और सेम अब काम डेप्रिसिएशन पर करें। तो डेप्रिसिएशन में चेक करो, फर्स्ट जर्नल एंट्री हमने कब पास करी है? ऊपर से आ जाएं तो फर्स्ट जर्नल एंट्री कब थी? 31 मार्च 19 को। 31 मार्च 19 को डेप्रिसिएशन मैंने डेबिट करा है, फिर डेप्रिसिएशन मैंने क्रेडिट जो है मैंने करा है। तो पहले डेबिट मैंने करा, तो चेक करो डेबिट पर आए 31 मार्च को टू मशीनरी अकाउंट कितना है? 22,500। 31 मार्च को पहले मैंने किया डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, फिर मैंने किया पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। तो 31 मार्च को 2019 को फिर मैंने क्रेडिट करा बाय पीएनएल कितना? 22,500। यह अकाउंट मेरा क्लोज हो गया। और आपको शायद पता भी होगा क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट कुछ ऐसा होता है इसलिए इसका कोई बैलेंस नहीं आता। अगले साल फिर 31 मार्च 20 को फिर से करूंगा टू मशीनरी अकाउंट कितना? 90,000। और 31 मार्च 20 को फिर बाय पीएनएल कितना? 90,000। तो भाई सिंपल पोस्टिंग मैंने करी, अगले साल भी यही एंट्री पास करी, डेप्रिसिएशन टू मशीन अकाउंट, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन टू मशीन अकाउंट पोस्ट किया, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन अकाउंट मैंने पोस्ट करा। उसके बाद फिर 31 मार्च 21 को मशीन मेरी खत्म हो गई थी, दिसंबर में खत्म हो गई, पर एंट्री हम कब पास करते हैं? 31 मार्च को टू मशीनरी अकाउंट कितना? 67,500। और 31 मार्च 21 को हमने कहा बाय पीएनएल कितना? 67,500 जो है मेरा आ जाएगा। 67,500 जो है ये मेरा आ जाएगा। ठीक है जी। और उसके अगले साल कोई जर्नल एंट्री पास हुई नहीं, ना मैंने ओपन किया ना मैंने जो है मैंने क्लोज करा। तो भाई ना मैंने ओपन करा ना मैंने क्लोज जो है मैंने करा। कंफर्टेबल है? तो भाई लेजर अकाउंट हमने बना लिया। ठीक है, आई होप ये वाला पेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा। राइट हैंड साइड पर मेथड 2 के हिसाब से लेजर अकाउंट बनाएंगे। और अब लास्ट आ जाएं फिर से नेक्स्ट पेज पर बैलेंस शीट और चेक कर लो। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड लिख लो मेथड 1। हाँ जी, लिख ले जी मेथड 1। हाँ जी, लिखे जी मेथड 1। मेथड 1 लो जी, चेक करें। अब बनाते हैं बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। लो जी, अब आए जी बैलेंस शीट। हाँ जी, बैलेंस शीट अपने को बनानी है, छोटी सी बैलेंस शीट। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, 2 लाइनों की बैलेंस शीट बना लेना। और बैलेंस शीट एज एट
31 मार्च 19। तो पहली बैलेंस शीट 31 मार्च 19 की जो है बनेगी, हाँ जी 31 मार्च 19 की बैलेंस शीट। और उसमें अब बैलेंस शीट में क्या होता है, हाँ जी बैलेंस शीट में वो जो लेजर अकाउंट्स बनते हैं उनके बैलेंसेस लेकर जो है जाते। तो यहाँ पर बैलेंस मेरा कौन सा आया, मशीन का, वो कितना आ रहा है 1,77,500। तो ये मेरा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। दिस इज द बैलेंस कैरिड डाउन टू द बैलेंस शीट। तो मशीनरी 177,500। तो यहाँ पर हमने मशीन बनाई 1,77,500। ठीक है जी। मैं यहाँ पे कैश अकाउंट अभी नहीं बना रहा, पीएल अकाउंट नहीं बना रहा, डेप्रिसिएशन अकाउंट ये मेरा यहाँ पर क्लोज हो गया। तब ये क्या है, बैलेंस शीट एक एक्सट्रैक्ट जो है बनाए। नहीं तो यहाँ पर क्या आएगा, कैश अकाउंट भी आएगा, पीएल सब कुछ आएगा। अभी हम वो नहीं सीख रहे, अभी सिर्फ 2 अकाउंट मैंने बनाए और उनका बैलेंस आपको ले जाना जो है सिखाया। ऐसे ही अगले साल चेक करो, बैलेंस शीट as at 31st March 20। ऐसे ही बैलेंस शीट as at 31st March 20। तो बताओ जी 31st March 20 में मशीन का बैलेंस कितना आएगा, हाँ जी कितना आ रहा है 87,500। तो भाई बैलेंस शीट का इतना सा बैलेंस जो है मेरा आया 87,500। 31 मार्च को मेरे पास मशीन है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है 87,500। ऐसे ही फिर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 21, इसको भी ले लेते हैं। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 21, इसको भी ले लेते हैं। और यहाँ पर क्या आएगा, मशीनरी 31 मार्च 21 को मशीन का बैलेंस कितना है हाँ जी 21 को बैलेंस कितना है 20,000। तो भाई यहाँ पर मशीनरी कितना आ जाएगा 20,000। और एक और बना लेते हैं, बैलेंस शीट as at 31st March 22। बैलेंस शीट as at 31st March 22। और बताओ जी 22 को बैलेंस शीट की बैलेंस कितना आएगा 20,000, मशीनरी कितना 20,000। और अगर मैं पूछूं 31 मार्च 23 कितना आएगा 20,000, 24 कितना आएगा 20,000, 25 कितना आएगा 20,000। जब तक मशीन पड़ी है तब तक 20,000 ये बैलेंस शीट में जो है आता चला जाएगा। कंफर्टेबल है? तो वही एक बार चेक करें 31 मार्च 22 तक। और शायद मैं सवाल में भी है ना इतना ही कर देता हूँ, मैंने शायद यहाँ पर वही शायद मैंने बस यहाँ गलत कर दिया था, इसको इतना ही कर लें, ठीक है ना। मेरे को यहीं तक चाहिए एंड 2021-22 23 की मेरे को ज़रूरत जो है नहीं पड़ेगी। लो जी, तो भाई आराम से एक बार चेक करें। बेसिक अकाउंटिंग अभी देखी है, अभी बहुत कुछ अपने को जो है सीखना है। कंफर्टेबल चल रहा है? तो भाई हमने डेप्रिसिएशन निकालना जो है हमने सीखा, अच्छे से निकालना सीखा। उसके बाद फिर हमने आज अकाउंटिंग सीखी है और अकाउंटिंग सिर्फ मेथड 1 से जो है सीखी है, इसको अच्छे से करना। और कल मेथड 2 करेंगे, दोनों को कंपेयर जो है करेंगे। और उसके बाद फिर क्या करना है, मशीन जब सेल होती है उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो कल की क्लास में जो है देखेंगे। कंफर्टेबल चल रहा है? और आज का होमवर्क क्या है, बीआरएस का एक सवाल कर लेना और प्लस बीआरएस कंसेप्चुअली और डेप्रिसिएशन जितना कंसेप्ट से पढ़ाएं इसकी बस प्रैक्टिस जो है करते चले जाओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही जो है रखते हैं। चलो ये थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। ओके, टाटा, बाय बाय।